तो सभी शुरू करेंगे। हम नेशनल एंथम के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन को, आज की मीटिंग को। चलिए मेरे साथ बोलेंगे सभी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अपने स्कूल का टाइम याद आ जाता है। जय हिंद। तो आज जो हमारे मीटिंग में स्पेशलिटी है आज का, तो टॉपिक ही बहुत इफेक्टिव है और जो सबसे यूनिक चीज है वो ये है कि अभी तक जो भी हमारी मीटिंग्स हैं जो हुई हैं, उसमें डॉक्टर्स हमारे स्पीकर रहे हैं और आज हमारे डॉक्टर्स पैनलिस्ट में हैं और उन्होंने पूरा मौका दिया है हमारे उन बच्चों को जो 15 साल से फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो भूमिका खुराना जो फाइनेंशियल एसोसिएट है, बॉम्बे में वर्किंग है, टाइप 1 डायबिटिक है और काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज ए वॉलेंटियर, एज ए पेशेंट और एज ए नाउ शी इज ऑल्सो डायबिटीज एजुकेटर टेकिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स थ्रू द जूम मीटिंग और ऑनलाइन। तो आज की स्पीकर वो टाइप 1 हीरो है हमारी कनिष्का वशिष्ठ। बहुत छोटी बच्ची आई थी और आज उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा किया, एक हार्ट सर्जन के साथ काम करके कार्डियक टेक्नीशियन है। आज इनकी स्टोरी हम काफी सुनेंगे कि कैसे रही इनकी जर्नी। हमारे पैनलिस्ट में सबसे पहले डॉक्टर शिवानी देसाई मैम जो बॉम्बे से है। इनका मिलना हमारे लिए वाकई एक अमेजिंग है, सरप्राइज है, क्योंकि ये ठीक वैसे ही है कि जैसे ईश्वर के और स्पिरिचुअल लेवल पे जो लोग चलते हैं और जो गुरु के आदेश होते हैं कि आप सही राह पे चलो, आपके साथ सही लोग जुड़ते जाएंगे। तो शिवानी मैम भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ी हैं। इन फ्यूचर हमें काफी अच्छा और सुनने को मिलेगा, नई चीजें सुनने को मिलेंगी। डॉक्टर सुची चुग मैम डायबिटी एजुकेटर भी, टाइप 1 भी हैं और काफी काम किया है डायबिटीज कम्युनिटी में। काफी ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत है और आज एज ए पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छवि, अमित छवि एक बच्चे के रूप में आए, एक हीरो बने आज हमारी वाईडीएफ की जूम मीटिंग में और आज एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कार्यरत है, डायबिटीज एजुकेटर है। काफी डॉक्टर्स और कम्युनिटी के साथ एसोसिएट्स हैं बच्चों को, पेशेंट्स को गाइड करने के लिए। आज हमारे साथ एक मिस रेणु जी भी हैं जो एक मदर है एक बच्चे की, जिनके माध्यम से काफी चीजें और जानकारी मिलेगी आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग। और डॉक्टर अंजू विरमानी जी एज ए पिलर हमारे साथ हर वक्त होते ही हैं। और सेकंड ईयर क्लास एमबीबीएस की सेकंड ईयर दुर्गा वेदवाल लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से आज हमारे साथ मौजूद है। अमृता रूपानी वाईडीएफ फर्स्ट स्टाफ के रूप में जानी जाती हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, काफी गाइड करती हैं। और आपके सामने अनिल कुमार वेदवाल योगदान फाउंडेशन एज ए मॉडरेटर मीटिंग के लिए। तो धन्यवाद सबके। इंट्रो आपको पता लग ही गए होंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे स्पीकर भूमिका खुराना। और जो टॉपिक है तो आप देख ही रहे, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज विद इन माई बजट। कि कई बार जब नए नए बच्चों में या किसी फैमिली में जब डायबिटीज होती है, टाइप 1 होती है, और पेरेंट्स को जैसे ही समझ आता है डॉक्टर के माध्यम से या जब डॉक्टर उनको गाइड करते हैं कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ, और जब वो इंसुलिन के बारे में सोचते हैं, उसकी टेक केयर के बारे में सोचते हैं, उसके खर्चे के बारे में सोचते हैं, तो कई बार घबरा जाते हैं। लेकिन उस समय हमें घबराने की नहीं बल्कि थोड़े से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने की जरूरत है। अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर तरीके से बात करने की जरूरत है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बताने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर आपको इस तरीके से गाइड करते हैं कि कम बजट में भी आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिसमें दिखाया है जो कि हमारे साथ हैं भूमिका जो आज की स्पीकर है, कनिष्का जो आज की हीरो हैं, छवि एजुकेटर और रेणु जी एक बच्चे के मदर। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत
बहुत कम बजट, मामूली बजट से स्टार्ट किया अपने बच्चे की डायबिटीज को, और किस तरीके से आज किस लेवल पे वो रीच आउट कर चुके हैं। एक छोटा इंट्रोडक्शन और देना चाहूंगा हमारे योगदान फाउंडेशन के बारे में। 2009 में योगदान फाउंडेशन ने 2 बच्चों के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। अदरवाइज 1985 से काफी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन स्पेशली फोकस 2009 से किया, और आज 2 बच्चों से स्टार्ट करके 400 450 बच्चों तक योगदान फाउंडेशन अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। इनका सारा क्रेडिट जाता है हमारे योगदान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अमित छाबड़ा जी को, वाइस प्रेसिडेंट मिस बिंदिया छाबड़ा जी को, जिन्होंने हर तरीके से हर स्टेप पे हर बच्चे के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज है आगे बढ़ के उन्होंने साथ दिया। और इसका नतीजा ये है कि आज जो वाईडीएफ के बच्चे हैं इस ऐसी ऐसी पोस्ट पे हैं, जैसे कुछ आर्किटेक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, और डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, कनाडा में वर्किंग वर्किंग है, आगे की फर्दर स्टडी कर रहे हैं, जिनके बारे में पेरेंट्स से हम यही सुनते थे कि पता नहीं बच्चे प्रॉपर एजुकेट ले भी पाएंगे या नहीं, कॉलेज उनको एजुकेशन पूरी हो भी पाएगी नहीं, लेकिन आज उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, और बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि किस तरीके से समस्याएं आ रही हैं तो उनको हम परेशान होकर बैठ जाएं या उनका सामना करें। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज विद इन माई बजट। तो अब भूमिका को बुलाते हैं, हमारे आज के स्पीकर। भूमिका, आर यू देयर? Yes, sir. Thank you so much for the introduction. And yes, so I'll go ahead. I'll share my screen. मैं अपनी तो अपनी आप screen पे ही बिल्कुल 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 आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, यू आर टोटली अलाउड। शिवानी मैम आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रही है, तो आप सभी को समझेंगे। यस, हाँ जी सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं वाईडीएफ का, अनिल सर का, यहाँ के सभी गेस्ट, सभी बच्चों, सभी वाईडीएफ के वॉलंटियर्स टीम का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आज अपने थॉट्स प्रेजेंट कर पाऊँ इस टॉपिक पर। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपना पहले बताती हूँ कि मैं 13 साल की थी जब मुझे डायबिटीज हुआ था, और अभी इस बात अभी मुझे 13 साल भी हो गए हैं। भूमिका आप अनम्यूट करिए अपने आप को। भूमिका की वॉइस आ रही है? आ रही है? नहीं हाँ जी, आ रही थी, आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, Okay, good. ठीक है। सो मैं जब 13 साल की थी तब मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुआ था, और इस बात को इस साल 13 साल भी हो जाएंगे। तो इस साल मैंने अपनी आधी जिंदगी डायबिटीज के साथ और आधी जिंदगी बिना डायबिटीज के साथ मैं पूरी करूंगी। तो जब मैं 13 साल की थी और मुझे डायबिटीज हुआ, उसी साल मैं योगदान फाउंडेशन से भी जुड़ी, जहां से मुझे काफी सपोर्ट, काफी मोटिवेशन, काफी अच्छा लगता है मुझे सभी बच्चों को देख के। और वहां पे जाके जैसे जैसे मेरे को ये भी अच्छा लगने लगा कि मैं थोड़ा सा वॉलंटियर करूँ, थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ किसी को, अगर मैं समझा पाऊँ कि कैसे डायबिटीज मैनेज करना है। पहले तो खुद का भी डायबिटीज मैनेज करूँ अच्छे से, और फिर अगर इससे मेरे किसी और की भी हेल्प हो पाए तो उसकी भी कोशिश करूँ। फिर अभी थोड़े साल पहले मैंने डायबिटीज एजुकेटर का भी कोर्स किया, तो उससे भी काफी मुझे सीखने को मिला कि कैसे मैं खुद की भी डायबिटीज मैनेज कर सकती हूँ और इसके साथ मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ। अभी मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ट्रेसविस्टा, उसमें 5 साल से काम कर रही हूँ, और मैं अभी एक एसोसिएट पोजीशन पर हूँ। सो टॉपिक जैसे हमारा आज है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज विद इन माई बजट। तो ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज काफी एक्सपेंसिव डिजीज है, हमें काफी खर्चा करना पड़ेगा अगर हमें अच्छा कंट्रोल लाना है। तो क्या सिर्फ हम
तभी कंट्रोल ला सकते हैं जब हम काफी खर्चा करें, अलग अलग डायबिटीज के अलग अच्छे से मॉनिटर करें, या फिर इसके थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव वेज भी है, मतलब हम थोड़े से बजट में भी अपनी डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो देखा जाए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। तो हमारे 3 प्रॉब्लम्स आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंसुलिन का कॉस्ट हमारा एक सब्सटैंशियल कॉस्ट है, इसके ऊपर हमारे काफी महीने का हमारा खर्चा होता है। दूसरा, हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग, हमारे को ब्लड ग्लूकोज अपनी जानने के लिए ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स खरीदने पड़ते हैं, ग्लूकोमीटर खरीदना पड़ता है, तो उस पर भी हमारा खर्चा होता है। और तीसरा, क्योंकि इंसुलिन को हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं, तो इसे हमें कहीं पे भी लेके जाना है तो एक रेफ्रिजरेशन का जरूरत है। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो इंसुलिन हम कितने तरह से दे सकते हैं, तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट अभी हमारे को जो एसेसिबल है, हमारे को जो रेडिली मिल जाते हैं, ये 3 तरीके हैं। या तो हम वायल से दे सकते हैं, या इंसुलिन पेन से दे सकते हैं, या फिर इंसुलिन पंप से दे सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंसुलिन पंप, क्योंकि वो काफी महंगा है, तो शायद उस पे जाने से हमें कंट्रोल ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसुलिन पंप जो बच्चा लगा लेता है तो उसका कंट्रोल डायबिटीज का अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसको फिर भी अपनी डायबिटीज को अच्छे से एक्सरसाइज, डाइट, मॉनिटरिंग सब फिर भी करना ही पड़ता है। तो इंसुलिन पंप से हालांकि थोड़ी आसानी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन हमें बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है वायल का और सिरिंजेस का। तो जब मैं भी 13 साल की थी और मेरे को भी डायबिटीज हुआ था, तो मैंने भी सबसे पहले सिरिंज और वायल से ही इंसुलिन लगाना शुरू करा था। तो इंडिया में अब ये इसको इंसुलिन लेने का हमारे पास क्या तरीका है। एक तो हमें काफी हॉस्पिटल्स में इंसुलिन मिल भी जाता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो ये स्कीम है जो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2008 में। इसे बोलते हैं जन औषधि परियोजना। तो इसके तहत हमें काफी सारी मेडिसिन काफी सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये यूजुअली मेडिसिन का जेनेरिक वर्जन होता है। जेनेरिक वर्जन का मतलब है कि ये ब्रांडेड नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। सारी इंसुलिन काफी इफेक्टिव होती हैं, बस वो हमें सस्ते में भी मिल जाती हैं, और हम अपनी डायबिटीज का उनके साथ ख्याल रख सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक बार ये सारे जो इंसुलिन अभी फिलहाल जन औषधि सेंटर्स पे अवेलेबल हैं, इनको लिस्ट डाउन करा है, और इनके क्या प्राइस आते हैं इनको भी लिस्ट डाउन करा है। अगर हमें वायल और सिरिंजेस उसके साथ हमें अपनी डायबिटीज को मैनेज करना है, तो हम देख सकते हैं कि एक 10 ml का वायल सिर्फ 71 रुपीज का आ रहा है यहाँ पे। और इसी तरह अगर हमें जो ये बीडी की सिरिंजेस होते हैं, ये बीडी की सिरिंजेस का एक पैकेट यहाँ पे 5 रुपए में आ रहा है। तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम एक महीने का अगर इसमें खर्चा लगाना चाहें, तो ये लगभग 400 से 500 में हम 2 से 3 वायल खरीद सकते हैं और अपनी सिरिंजेस को खरीद सकते हैं। ये पहला तरीका है हमारी डायबिटीज को मैनेज करने का। दूसरा तरीका है, हमारे पास ये पेन्स आते हैं, इंसुलिन पेन्स आते हैं। अब इंसुलिन पेन जो होता है, इसमें ये फायदा होता है कि हम लोग अपनी डोज को काफी एक्यूरेटली नाप के दे सकते हैं। जैसे इंसुलिन वायल है, उसमें आपको पहले सिरिंज में भरना होगा, और उसमें थोड़ी थोड़ी इधर उधर गलती हो सकती है। लेकिन जो इंसुलिन पेन होते हैं, उसमें काफी एक्यूरेटली, काफी सही तरीके से हम अपने उतनी ही अमाउंट की डोज को ले सकते हैं। इंसुलिन पेन जो होते हैं, ये एक पेन परमानेंट होता है, और ये काफी सालों तक चलता है। मतलब जैसे मेरे पास जो ये पेन है, ये 7-8 साल से चल रहा है। और इंसुलिन पेन जो होते हैं, इसमें अगर कुछ खराबी भी आती है, तो आप अपनी कंपनी में जिस कंपनी से पेन लिया उससे जाके बात कर सकते हैं, वो पेन को रिप्लेस भी करा सकते हैं।
अब जो इंसुलिन पेन है उसमें जो वायल डलती है वो कार्ट्रिज डलती है, वो हमारी नॉर्मल वायल नहीं डलती है, वो इस तरह की कुछ कार्ट्रिजेस होती हैं वो डलती हैं। जो कार्ट्रिज है ये 3 ml की आती है, जो 3 ml यानी इसमें 300 यूनिट्स होते हैं, और जो वायल है उसमें 10 ml होता है यानी 1000 यूनिट्स होते हैं। तो जो 3 ml की वायल है, अगर हम देखा जाए हमारे ये जन औषधि केंद्र पे कितने की मिलती है, इसका खर्चा आता है हमारी जो रेगुलर 3 ml की कार्ट्रिज है ये आएगी हमारी 170 रुपए की, और इसके साथ हमें पेन्स की निडल्स लेनी होती हैं। वो निडल्स अभी यहाँ केंद्र पे नहीं मिलती हैं, ये अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, तो आगे आने वाले समय पे हमें ये भी काफी सस्ते में मिल जाएंगी। अभी जो हमें निडल्स मिलती हैं इनका इसका एक 10 पेन की निडल का खर्चा आता है 180 रुपए, और 170 रुपए की जो ये हमारी वायल 3 ml की वायल है, तो 3 ml मतलब इसमें 300 यूनिट आ रहे हैं। और इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा पेन यूज करने में, क्योंकि पेन पेन तो पहले एक बार हमने पूरा एक पेन खरीद लिया, उसके बाद दोबारा दोबारा उसमें हमें सिर्फ कार्ट्रिज और निडल ही खरीदना है, और उसके लिए हमारा लगाया जाए तो 1000 रुपए तक का खर्चा आएगा महीने का। अगर 3 से 4 इनफैक्ट कार्ट्रिज खरीदनी है और पेन की नीडल्स खरीदनी है, तो हम लगभग 1000 में अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं। ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर दिन के 30-40 यूनिट हम इंसुलिन यूज कर रहे हैं। सो ये हमारे 2 तरीके हैं जिससे हम इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड तरीका है इसमें ये होता है इंसुलिन पंप। इंसुलिन पंप क्या करता है? इंसुलिन पंप एक आर्टिफिशियल पैनक्रियास की तरह काम करता है। जैसे हमारी पैनक्रियास काम करते हैं वैसे ही वो अब हमें बाहर से वैसे ही इंसुलिन प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक ही तरह का इंसुलिन लगता है। मैं अगर जैसे फिलहाल मैं अभी इंसुलिन पंप यूज करती हूँ, तो इंसुलिन पंप कुछ इस तरह का दिखता है, और इस पंप में एक ही तरह का इंसुलिन लगता है। इस इंसुलिन को पंप धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में 24 आवर्स मतलब यानी पूरे दिन तक पूरे दिन सप्लाई करता रहता है। तो हमें इसमें अलग से बेसल और बोलस इंसुलिन अलग अलग नहीं लेना होता है। बेसल अपने आप चल रहा है, और बोलस हमें हमेशा खाना खाने से पहले, जैसे हम सिरिंज या पेन से इंसुलिन लेते हैं वैसे हमें पंप से भी इंसुलिन लेना है। पंप में ऑफ कोर्स एक सहूलियत आ जाती है कि हमें निडल जितनी बार नहीं यूज करने पड़ रहे हैं, हमें बार बार इंजेक्ट नहीं करना पड़ रहा, और हम एक बार पंप एक कैनुला की तरह लग जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये एक कैनुला है जो अटैच हो जाता है, और ये 3 से 4 दिन आप यूज कर सकते हो एक बार में। 3 से 4 दिन में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। पर इंसुलिन पंप सिर्फ एक तरीका है मैनेज करने का, इससे अच्छा कंट्रोल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब इंसुलिन पंप का कितना खर्चा आता है? इंसुलिन पंप जो डिवाइस है उसको पहले खरीदने में ये लगभग हमारे इंडिया में अभी 1 लाख का मिल रहा है, और इसे कोई गवर्नमेंट रेडिली अभी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। एंड फिर इसे हर मंथ अगर हमें यूज करना है तो लगभग हमारा 5 से 7 हजार का खर्चा आएगा ही आएगा। सो ये 3 तरीके हैं जिससे हम इंसुलिन दे सकते हैं। सो जैसे मेरा भी जब मेरे को शुरुआत हुई थी तो मैंने भी पेन, सिरिंजेस और वायल से ही इंसुलिन लगाया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपने कॉलेज में गई और मैंने अपना ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करा, कुछ पॉकेट मनी मेरे पास आना शुरू हुआ, तो मैंने भी अपना एक पेन लिया और उससे अपनी डायबिटीज को मैनेज करना शुरू करा। पेन थोड़ा कन्वीनियंट होता है, उसको ले जाना आसान है, इंसुलिन को स्टोर, इंसुलिन उसमें प्रोटेक्टेड रहती है, हम एक्यूरेसी से अपना इंसुलिन डोज दे सकते हैं। तो और उसके बाद जब मैंने अपना जॉब शुरू करा और मेरे को लगा कि मैं इतने स्पेंड कर सकती हूँ हर महीने, तो मैंने इंसुलिन पंप यूज करना शुरू करा। सो अगर हम देखें तो जन औषधि केंद्र पे 10 ml के वायल्स, NPH जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, या फिर रेगुलर इंसुलिन जो यूज करते हैं, ये सब अवेलेबल है, और ये 100 से नीचे तक की हमारी 10 ml की वायल आ जाती है। इंसुलिन ग्लार्जिन जो यहाँ पे 4th नंबर पर इंसुलिन है,
ये एक लैंटिस का ही वेरिएशन है, लैंटिस का ही जेनरिक वर्जन है। तो इसमें 340 रुपए में जो हमें कार्ट्रिज मिल रही है वो लैंटिस एक्चुअली में 600-700 का आता है। तो देखा जाए तो हमें ये 50% यहाँ पे कम की दवाइयां मिल जाती हैं। सो जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम आता है अब ये आता है कि इंसुलिन को मॉनिटर कैसे, सॉरी हमारे ब्लड शुगर्स को मॉनिटर कैसे करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो हम ग्लूकोमीटर के थ्रू अपना ब्लड ग्लूकोज जान सकते हैं, या फिर हमारा एक नया जो ये मेथड है वो है फ्री स्टाइल लिब्रे प्रो सिस्टम, जिसके थ्रू ये हमारे को एक कंटिन्यूसली 24 आवर्स का हमारा लेवल बता सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सेंसर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम काफी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो हम वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर अपने ग्लूकोमीटर के साथ भी मॉनिटर करके भी हम अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से ये देखना है कि कब मैं कितनी बार चेक करूं कि मेरा पूरा दिन का हमारा जो टाइम इन रेंज है या फिर हमारे ब्लड शुगर इन रेंज है वो मैं अचीव कर पाऊं। किसी भी डायबिटीज मैनेजमेंट का हमारा ये गोल होता है कि हमारा 24 आवर्स में जो ब्लड शुगर है वो एक रेंज में जाए, उसमें ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे नहीं जाए। तो हमारा अगर 100 से 180 तक का रेंज है तो हम चाहेंगे कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो 24 घंटे इसी रेंज में रहे। तो उसके लिए आपको अपने हिसाब से थोड़ा आप देख सकते हैं कि कितनी बार चेक करने से, या फिर आपको कितनी बार जरूरत है चेक करने की ताकि आप वो रेंज में रख पाए। जैसे अगर मेरा एग्जांपल लेंगे तो मेरे को लगता है कि मैं जितनी बार इंसुलिन अगर मैं 3 बार भी चेक कर रही हूँ, मतलब 3 बार मेरे लिए काफी होगा अगर मैं एक दिन में चेक कर रही हूँ। तो जैसे सुबह उठ के एक बार चेक करा, उसके बाद अगर थोड़ी सी भी अगर मेरी शुगर ज्यादा है तो मैं जब इंसुलिन ले रही हूँ तो उसके साथ मैं करेक्शन डोज भी दे सकती हूँ। फिर दोपहर को भी जब इंसुलिन लगानी है तो अगर चेक कर रहे हैं हम और अगर हमें लग रहा है कि हमारी अगर ब्लड शुगर ऊपर या फिर नीचे है तो हम उस हिसाब से अपना इंसुलिन दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अगर हमारा ये एक रूटीन सेट है बेसिकली, अगर हम ज्यादा वेरिएशंस नहीं करते अपने रोज के खाने में या फिर रोज के एक्टिविटी में, हमने एक रूटीन या टाइम सेट कर रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम पढ़ने वाले हैं, इतने बजे से इतने बजे तक खाने वाले हैं, इतने बजे से हमारा खेलने का टाइम होने वाला है, तो हमारी बॉडी भी उस हिसाब से ही अडॉप्ट हो जाती है और हमारा फिर वो रूटीन बन जाता है। तो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से फिर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स भी इतने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, तो इतनी बार फिर चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। बट जब भी हम इंसुलिन ले रहे हैं तो हम एक बार चेक करके इंसुलिन ले तो ज्यादा बेहतर है। इसका दूसरा तरीका होता है फ्री स्टाइल लिब्रे प्रो सिस्टम। अब ये एक सेंसर होता है जो हमारे आर्म्स पे, बाजू पे लग जाता है और ये 24 घंटे तक हमें एक रीडिंग दे देता है। इसका फायदा है कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा किस समय दिन के ज्यादा कम हो जाती है या किस समय ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लें या फिर उसके हिसाब से खाना खाएं या उसके हिसाब से। ये सिर्फ एक मॉनिटर करने का तरीका है कि अगर हमारे इंसुलिन में कोई इंसुलिन ऊपर नीचे हम ले रहे हैं, या फिर आप चाहें तो इसे हर 2 से 3 महीने में एक बार लगा के देख सकते हैं कि आपका इंसुलिन सही से जा रहा है या फिर आपका जो डोज है वो सही है, आपका खाना ठीक है, आप जो खा रहे हैं उसका ज्यादा उससे ज्यादा शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से आप एक बार 2 से 3 महीने में इसे लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर किस लेवल पे रहता है पूरे दिन। कॉस्ट की बात की जाए तो जन औषधि सेंटर्स पे ये हमें 25 स्ट्रिप्स का जो पैक है वो 225 रुपीज में मिल जाता है, मतलब एक 9 रुपए की लगभग एक स्ट्रिप्स पड़ती हैं। और ग्लूकोमीटर जो है वो 525 रुपए का आता है। ये ग्लूकोमीटर लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, तो आप कभी भी आपने ले लिया है तो खराबी आ रही है तो आप जाके इसे दिखा सकते हैं। जो हमारा फ्री स्टाइल लिब्रे प्रो सिस्टम है, इस सिस्टम की कॉस्ट अभी फिलहाल है 2400 और हम इसे लगभग एक्सटेंड करने के बाद 20 से 25 दिन यूज कर सकते हैं।
तो अगर आप सिर्फ सेंसर्स के थ्रू ही मॉनिटर करना चाहते हो तो उसका 1 महीने में 3,000 तक का खर्चा आ सकता है, और अगर आप स्ट्रिप्स के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो आप उसका 1,000 तक का खर्चा मान सकते हैं। अब हम इंसुलिन को स्टोर कैसे करें? इंसुलिन स्टोर करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर हम चाहें, हम घर पे अपनी इंसुलिन को बिना फ्रिज, बिना रेफ्रिजरेशन के भी स्टोर कर सकते हैं। कि मिट्टी के पॉट, मिट्टी के बर्तन में हमें क्या करना है, मिट्टी के बर्तन को लेना है, एक बड़े साइज का मिट्टी का बर्तन लेना है और एक छोटे साइज का लेना है। तो अब बड़े वाले में पहले हमें एक मिट्टी डालनी है और फिर उसके ऊपर एक छोटा वाला इंसुलिन, जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है, छोटा वाला क्ले पॉट रखना है। इस मिट्टी के ऊपर पानी डालते रहना है और इसको गीला करना है, और इसके अंदर हम छोटे वाले जो क्ले पॉट है उसके अंदर हम अपनी इंसुलिन को रख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम अपनी इंसुलिन को स्टोर कर सकते हैं घर पे। अब अलग अलग जो बाकी के तरीके हैं वो हैं, या तो हम एक थर्मो फ्लास्क ले सकते हैं, जो ये सेकंड पिक्चर में दिख रहा है, थर्मो फ्लास्क में भी हम अपनी इंसुलिन रख सकते हैं। इसका खर्चा 2 से 3 हजार तक का आता है। देन हम एक इंसुलिन बैग आता है आजकल जिसमें हम जेल पैक्स डाल सकते हैं। ये हमारा इंसुलिन 10 से 12 घंटे तक ठंडा रख सकता है। तो ये जो पाउच है ये 700-800 रुपए तक का आप ले सकते हैं। एंड देन हमारा जो फोर्थ मेथड है, ये फ्रियो के वॉलेट्स आते हैं जिसमें हमें इसको पानी में ही सिर्फ डालना होता है और ये फिर इंसुलिन को 2 से 3 दिन तक भी ठंडा रख सकता है। तो जहाँ पे हमारे पास बर्फ नहीं है या फिर कुछ भी ठंडा करने का तरीका नहीं है, तो यहाँ पे फ्रियो वॉलेट्स जो है वो सिर्फ हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में थोड़ी देर डिप करके रखना है और वो अपने आप फिर हमारी इंसुलिन, मतलब उसके अंदर हम इंसुलिन डाल सकते हैं और फिर वो 2 से 3 दिन तक इंसुलिन को ठंडा रखता है। तो ये जो पाउच है इसका लगभग 1700-1800 का खर्चा आता है और ये 2 साल तक ठीक से चलता है। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड तो हमारा ये मिट्टी के बर्तन में इंसुलिन को रखना होगा। उसके बाद अगर हमें ट्रैवल करना है तो हम ये पाउच भी ले सकते हैं, थर्मो फ्लास्क ले सकते हैं या फिर फ्रियो वॉलेट ले सकते हैं। सो लास्ट में ऐसा नहीं है कि हमें इंसुलिन मैनेज करने के लिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे तो हमारा ब्लड शुगर्स का कंट्रोल हो सकता है। ऐसा नहीं है, हमें फिर भी ये 4 इम्पोर्टेंट जो हमारे डायबिटीज मैनेज करने के पिलर्स हैं या फिर इनके थ्रू ही हम मैनेज कर पाएंगे। अगर ये चारों हम एक साथ सही रख रहे हैं तो इनका हमें ख्याल रखना है। सबसे पहला है डाइट। तो डाइट आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उसमें आप सैलेड्स, फाइबर्स, एक कंप्लीट डाइट ले रहे हैं। प्रोटीन भी है उसमें और उसमें फाइबर भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी सबसे ज्यादा ब्लड हमारे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स के लिए भी हमें शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन उसका फिर भी थोड़ा सा एक कम प्रभाव होता है और सबसे कम हमारा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है अगर हम फाइबर्स खा रहे हैं। सो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपने खाने में हम फाइबर्स खाएं। मेरी डायबिटीज के हिसाब से मुझे लगता है कि सुबह हमारी बॉडी काफी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, तो सुबह ज्यादा कार्ब्स वाला खाना खाने के बजाय हम ज्यादा फाइबर या प्रोटीन का खाना खाएं तो ज्यादा हमारी सुबह की हम अपना ब्लड ग्लूकोज को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पिलर होता है एक्सरसाइज। तो 30 मिनट्स इज मिनिमम। हमें हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही चाहिए, चाहे वो योगा है, वॉकिंग है, रनिंग है, खेलने जा रहे हो, लेकिन कोशिश करो कि दिन में एक ही समय पर जा रहे हो और एक ही और डेफिनेटली यू आर 30 मिनट्स आप हर रोज जा ही रहे हो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट होगा मेडिकेशन। हम टाइम टू टाइम अपना इंसुलिन ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम कभी इंसुलिन भूल रहे हैं, कभी जिस भी समय हम अपना बोलस लेते हैं, अपना लॉन्ग एक्टिंग हमारा जो लैंटस है या एनपीएच है वो लेते हैं, उसको एक ही समय पे रखते हैं।
और कोशिश करो कि उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, कि आप उसी समय खाना खा रहे हो और उसी समय अपना इंसुलिन लेके इंसुलिन को इंसुलिन के लिए वेट कर रहे हो स्टार्ट हो। तो अगर आप रेगुलर इंसुलिन जैसे ले रहे हो और डॉक्टर कहते हैं कि 30 मिनट के बाद ही खाना खाना है, तो कोशिश करो कि हम ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं, तभी उसका इंसुलिन का सही से हम उसका इफेक्ट होगा और आप अपना ब्लड ग्लूकोज भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। एंड फोर्थ पिलर है मॉनिटरिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दिन में 2 से 3 बार कम से कम चेक कर रहे हो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स, और उसके हिसाब से अपना खाना, उसका हिसाब से अपना इंसुलिन ले रहे हो। अगर आपको करेक्शन डोज का जरूरत है तो आप उस हिसाब से ले रहे हो। तो उससे भी हमारी ये टाइम इन रेंज या फिर ब्लड ग्लूकोज को एक रेंज में रखना, हम ये अचीव कर सकते हैं। और जब हम ये चारों चीजों का अच्छे से और लगातार यानी एक रूटीन में फॉलो करेंगे तो हमारा HbA1c भी कम आ जाएगा। तो HbA1c को भी मैनेज करना मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ इन 4 चीजों का ही अच्छे से ख्याल रखना है। एक रूटीन फॉलो करना है और अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का अच्छे से ख्याल रखना है। बहुत अच्छे तरीके से भूमिका आपने पूरा A to Z तरीके से समझाया। कई पेरेंट्स के हो सकता है कई क्वेश्चन माइंड में उभर भी रहे हो और वो साथ के साथ रिजॉल्व हो रहे हो। सबसे अच्छा रहा कि आपने अपने आप को कनेक्ट करके रखा कि आपने भी वो किस तरीके से अप्लाई किया। तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जीरो टू हीरो वाली सिचुएशन को यहाँ पे पुट कर दिया। और जो भी जिन्होंने भी सुना है इसको, उनको भी लग गया होगा कि काफी आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमें सही टाइम से सही गाइडेंस मिल जाए। तो बच्चों, हो सकता है आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस आए हों इन चीजों को लेकर के। भूमिका, नाउ यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन सो वी कैन सी एवरीवन। यस, तो काफी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके माइंड में, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम देते हैं, ब्रेक का टाइम। ब्रेक के टाइम में हम बुलाना चाहेंगे इस पीरियड को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो खुद अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, हमारे आज के टाइप 1 हीरो कनिष्का वशिष्ठ। बहुत बहुत स्वागत है कनिष्का। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि बच्चे, हाँ, बच्चे तरीके से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या उनकी नॉलेज है और किस तरीके से सभी को गाइड कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं अलग हूँ, अकेला हूँ, इनको नहीं मालूम। ये वहीं से ही आए हैं जहां से आप अभी आज का टाइम फेस कर रहे हैं। थैंक यू कनिष्का टू ज्वाइन अस। हेलो सर। हेलो बच्चे। ओके, सो मेरा नाम कनिष्का वशिष्ठ है। और जैसा भी भूमिका ने बताया, अपना इंट्रो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को फेस किया और कैसे आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ सिग्नल्स इशू हो सकते हैं। कनिष्का, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। कनिष्का, आप कैमरा ऑफ करके भी बात कर सकते हैं, क्या पता उससे नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा बेटर हो जाए, मे बी। जी बिल्कुल। किया तो सर थोड़ा सा मुझे ना अभी कोल्ड है मेरा आवाज। हाँ सर आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, आ रही है बच्चे, बोलिए। हाँ जी। सो हेलो सर, मेरा नाम कनिष्का है। सो अभी जैसा भूमिका ने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को फेस किया है और कैसे खुद को बैलेंस किया है, सो आप सबको उससे मोटिवेशन मिलेगी और ऑफ कोर्स मिलनी भी चाहिए, और आप खुद भी मोटिवेट हो सकते हो। सो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सपेंसिव, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। आप सब बैलेंस कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो खुद को, अपने आसपास के लोगों को भी टाइप 1 डायबिटिक। सो जब डायबिटीज हुई थी 2005 में, उस टाइम मैं 6 साल की थी।
कनिष्का, आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हो, तो उससे शायद आपके सिग्नल थोड़े बेटर हो जाएंगे। स्टार्टिंग से लेके अब तक और मैंने, आवाज आ रही है सर अब? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ओके। सो जब मेरे को टाइप 1 डायबिटिक डायग्नोस्ड हुई थी 2005 में, उस टाइम पे मैं 6 साल की थी, और अभी 18 साल हो चुके हैं विद टाइप 1 डायबिटिक। इस साल मुझे कंप्लीट 18 इयर्स हो चुके हैं। सो स्टार्टिंग में भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट यस, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम फेस करने के लिए। ये टाइप 1 डायबिटिक क्या होता है, शुगर क्या होता है, कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल कैसे आएगा, इंसुलिन क्यों लेनी है, दिन में 5 बार क्यों लेनी है, वो शुगर प्रिक क्यों करना है, बार बार एक बार क्यों नहीं कर सकते हैं, मेडिसिन क्यों नहीं दे सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे आए थे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, अच्छा किसी को टच करने से होता है, या कुछ खाने पीने, उल्टा खाने पीने से हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी वो सब चीजें समझ में आई हैं धीरे धीरे, जैसे लाइफ प्रोग्रेस हुई है, लाइफस्टाइल सेट हुआ है, हर चीज के लिए मोटिवेशन मिली है। सो अब वो चीजें समझ में आ गई थी स्टेप बाय स्टेप, मुझे भी और साथ में मेरे पेरेंट्स को भी। सो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि अगर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो पेरेंट्स ने मुझे बताया था स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा वेट लॉस हो रहा था, मुझे बेड मीटिंग हो रही थी, मुझे कंटिन्यू फीवर ऑन एंड ऑफ था, वॉमिट हो रही थी, और यूरिन पे चींटियां आ रही थी। तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा मम्मी ने वो सब पैंतरे आजमाए, वो झाड़ फूक, और यहाँ लेके जाना वहां लेके जाना। सो काफी काफी दिक्कतों के बाद डायग्नोज हुआ था कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, और मेरे पास एक इंसुलिन ही ऑप्शन है कि मैं इंसुलिन से ही अपनी शुगर मैनेज कर सकती हूँ। और उस टाइम पे तो मैं 6 साल की थी, मुझे नहीं पता था कुछ भी, तो मेरी मम्मी ही मुझे इंसुलिन देती थी। मैं बहुत रोती थी कि नहीं लेनी है, इधर उधर भागना, नहीं लेनी, नहीं खाना। मैंने बहुत परेशान किया अपने पेरेंट्स को, ये भी खाना है वो भी खाना है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं 6 साल की थी, मुझे नहीं थी नॉलेज। सो स्टेप बाय स्टेप मम्मी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किया उन्होंने बहुत किया, बट हाँ मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में मेरी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सफर किया है, बहुत संभाला है, बहुत टेक केयर किया है। और इवन नाउ आई एम मैरिड, और मैरिड शादी के बाद भी मेरी मम्मी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 10-10 फोन करती है दिन में। क्या खाया है, इंसुलिन लिया नहीं लिया, कितनी शुगर आई, टाइम से क्यों नहीं सोई, टाइम से क्यों नहीं उठी, ये क्यों खाया, वो क्यों खाया। सो मेरी जर्नी में मेरे फादर का जितना हाथ है, उससे डबल ट्रिपल मैं बोलूंगी मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। अगर अगर आज वो नहीं होती ना मेरे साथ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सक्सेस हो पाती, मोटिवेट हो पाती, और सेकंड जर्नी जो मेरी मैरिड लाइफ है वो मैं स्टार्ट कर पाती। सो 2005 में मुझे डायबिटिक डायग्नोस्ड हुआ, इंसुलिन पे डिपेंड हो गई मैं। उसके बाद सडनली ऐसा हुआ कि आई डोंट नो, मैं मैनेज नहीं कर पाई, या फिर कुछ गलती हुई, या फिर क्या हुआ, आई डोंट नो। 2008 में फिर मुझे सफर करना पड़ा कैटरेक्ट, जिसे आप कहते हो नॉर्मली मोतियाबिंद आंखों में। मुझे सडनली, आप यकीन नहीं करोगे, 15 से 20 दिन, हार्डली ज्यादा से ज्यादा आप 25 दिन कह सकते हो, मुझे धीरे धीरे ब्लर दिखाई देने लगा, मैं नहीं देख पा रही थी प्रॉपरली। मैं स्कूल में जाती थी, मैं कंप्लेन करती थी घर पे मम्मी को आके कि मुझे दिख नहीं रहा है। तो मम्मी को ये लगता था कि ना मैडम इसको पीछे बिठाती है और ये जिद करती है आगे बैठने के लिए कि इसको ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है। तो मेरी मम्मी ने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि इसको ना आप आगे बिठाओ, इसको दिखता नहीं है। बट मैं बैठती तो आगे थी, मुझे नहीं दिखता था। मैं, मम्मी को लगा मजाक कर रही है, छोटी है, इतनी नॉलेज नहीं है, ऐसे ही मटर गश्ती कर रही है, बट दैट वाज ट्रू, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पे। तो जब जाके मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि ठीक है चेक कराते हैं क्या इशू है, मे बी आई साइड वीक हो। सो वो दिन, मैं छोटी थी, याद याद है मुझे, सब कुछ मैंने सफर किया है मेरी पेरेंट्स के साथ।
मुझे अब तक एक एक बात क्लियरली याद है, तो वो चीज मुझे अभी भी बहुत डिप्रेस्ड करती है, क्योंकि मैंने वो टाइम फेस किया है। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मुझे टेस्ट कराया, तो उसमें डायग्नोस्ड हुआ कि मुझे मोतियाबिंद है और मेरी आईज ऑपरेट करनी पड़ेंगी, वो भी इमरजेंसी में, क्योंकि मुझे सडन देखना बंद हो गया था, एकदम ब्लैकआउट हो गई थी मैं। उस टाइम पे फटाफट डिसीजन लिया गया, बट एक प्रॉब्लम साथ में ये भी आ रही थी कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। मेरा उस टाइम पे HbA1c 16 to 18 तक मेरा जा रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। एडमिट हुई मैं 1 महीने के लिए। 24 आवर्स मेरा इंसुलिन इफ्यूजन चलाया गया, उसके बाद भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। देन डॉक्टर ने हाई रिस्क लेके मेरी दोनों आईज का ऑपरेट किया विद 1 डे गैप। एक आईज का ऑपरेशन आज किया गया था और एक आईज का ऑपरेशन परसों किया गया था, बिकॉज उस टाइम पे मेरी कंडीशन सिक थी और ऑपरेट करना भी जरूरी था। मेरी आईज ऑपरेट होने के बाद 1 हफ्ते के बाद मेरी ड्रेसिंग ओपन हुई, और जब मैंने वो लाइट्स देखी तब मेरे को लगा ये मैं कहाँ आ गई, क्योंकि 1 महीना वो आंख बंद करूं तो ब्लैक, आंख खोलूं तो ब्लैकआउट। मुझे समझ में ही नहीं आया कि आंखें बंद थी, आंखें खोल के अब कैसा लग रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को अच्छे से याद है, आपको भी शायद डॉक्टर निखिल टंडन को आप जानते होंगे, उस टाइम वो मेरे को ट्रीट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब आंख खुलेगी तो किसे देखना है, पापा को देखना है, मम्मी को देखना है। मैंने कहा था मुझे मम्मी को देखना है। कहते पापा को क्यों नहीं देखना है? तो मैंने बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन क्रिएट किया था कि पापा मुझसे मिलने नहीं आते हैं हॉस्पिटल, मम्मी रहती तो मुझे मम्मी को देखना है। तो उन्होंने ये मेरी विश कंप्लीट की थी। आज जब मैंने अपनी आईज खोली थी, मैंने अपनी मम्मी को देखा था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी से एक क्वेश्चन किया था कि आपकी साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, चेंज करके आओ। तो आसपास के डॉक्टर सब खड़े थे, सब हंसने लग गए। कुछ नहीं पूछा कौन कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरा ऑपरेशन कैसा, सिर्फ मम्मी की साड़ी चेंज कराओ। उस टाइम पे बहुत मतलब बहुत कुछ फेस किया था मैंने। इवन मेरी फैमिली ने भी बहुत डिमोटिवेट किया था मेरी मम्मी को कि कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, अभी हो जाता है, थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में करा लेना। बट जैसा मैंने आपको बोला, मैंने अगर 50% डायबिटिक फेस किया है ना, तो मेरी मम्मी ने वो 200% फेस किया है मेरी डायबिटिक। अगर आधी जिंदगी मैंने जी है ना डायबिटिक के साथ, तो पूरी जिंदगी मेरी मम्मी ने मेरे साथ जी है वो डायबिटिक। 2008 में डायबिटीज हुआ, उसके बाद लाइफ आगे चलती रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, हेल्थ में बहुत इश्यूज आए। और उसके बाद जब अभी जो हूँ मैं ग्रेजुएटेड हूँ और मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, कार्डियक नॉन इन्वेजिव लैब, हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे मेडिकल फील्ड में आ जाऊंगी, सच में मुझे नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में जा रही हूँ। तो ये भी मेरी मम्मी का ही हाथ है। मम्मी मेरी एजुकेटेड नहीं है, बट उनका ये था कि तू एक बार अपने पैरों पे खड़ी हो जा, स्टैंड हो जा, उसके बाद जो तुझे करना है तू वो कर। क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि तुझे कहाँ भेजना है, पर जहां मेरे को रास्ता दिख रहा है मैं तुझे भेजूंगी। चाहे वो एक रास्ता हो, चाहे वो 2 रास्ता हो, उन दोनों रास्तों में जाके तुझे डिसाइड करना है कि तुझे कहाँ जाना है। मेरी मम्मी ने मेरे को पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया, मेरा कार्डियक नॉन इन्वेजिव लैब, हार्ट पेशेंट्स के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं। आपने सुना होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, उन्हें स्टंट डले हैं, इन नॉर्मल लैंग्वेज की उनको छल्ले डले हैं, उनकी एंजियोग्राफी हुई है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरीज हुई है। मैं नॉन इन्वेजिव टेक्नीशियन हूँ और मैं हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ एज अ इको। जो जैसे हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, वैसे हम हार्ट का इको करते हैं कि आपका हार्ट कैसे पंप कर रहा है, कितना फंक्शन पंप कर रहा है। आपके हार्ट के जो नॉर्मल, अगर हम बोले तो हार्ट के 4 कमरे होते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, कुछ लीकेज तो नहीं है, ओके हैं। तो मैंने मेदांता से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग। मेदांता के बाद मैंने द्वारका आयुष्मान हॉस्पिटल में मैं वर्किंग रही हूँ 5 years। अभी लास्ट ईयर 9th of December को मेरी मैरिज हुई है। मैं अभी साकेत में एड्रेस्ड हूँ। अभी आप मुझे बताते हुए भी हेजिटेट लग रहा है, शर्म आ रही है थोड़ी सी। अभी आप सबके लिए खुशखबरी है कि YDF में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। सर ने आपको बताया होगा लास्ट क्लास में।
सो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि थोड़े से मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, सो मुझे थोड़ा बेड रेस्ट पे जाना चाहिए। सो अभी मैं अपनी जॉब से थोड़ा क्विक हूँ थोड़े टाइम के लिए। बट यस, थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब कि घर घर में रहना, अपनी जॉब को मिस करती हूँ, ऑब्वियसली क्लास को मिस करती हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मैं एम्स हॉस्पिटल में एडमिट भी थी 15 डेज के लिए। सो पहले मैं ह्यूमन एक्ट्रापिड और ह्यूमन इंस्टाटार्ट पे डिपेंड थी, बट फॉर सम हेल्थ इश्यूज अभी मुझे, जो मैं 18 साल से मेडिसिन ले रही थी, मुझे अभी स्विच किया गया है दूसरे इंसुलिन पे, बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज थे। सो जैसा कि भूमिका ने बताया अभी आपको कि एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबल हो भी पाते हैं, नहीं भी हो पाते हैं, बट ऐसा नहीं है जो भूमिका ने आपको बताया कि औषधि नरेंद्र मोदी जी की जो मेडिसिन औषधि है, आप वहां से भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो ब्रांडेड नहीं होते हैं, बट यस, आप वहां से अफोर्ड कर सकते हैं, आपको इजीली वहां से अवेलेबल हो जाती है। सो मैं अभी पेन पे डिपेंड हूँ, और जैसा कि भूमिका ने बताया कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। सो कहीं पे भी मुझे ट्रेवल करना होता है तो मैं या तो फ्रीओ यूज करती हूँ, या फिर मैं आइस पैक यूज करती हूँ, या फिर मैं आइस जेल यूज करती हूँ। वो मुझे 10 से 12 घंटे के लिए अच्छा सफर करा सकते हैं। सो यही रहा है। अब सेकेंडली ये होता है कि अभी बहुत मुश्किल आती है मुझे कि क्रेविंग्स भी होती हैं, ये भी खाना है वो भी खाना है, बट मैनेज करना है ऑफ कोर्स। मुझे मुझे मेरा टेस्ट से ज्यादा मुझे अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है। सो बस यही है जो है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं वाईडीएफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं नेक्स्ट आगे तक मैं रहना चाहती हूँ। बट अभी मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ वाईडीएफ में। का बहुत अच्छी रही आपकी जर्नी। जर्नी में वाईडीएफ ने कब आपके साथ ज्वाइन किया, आपने हाँ बताया जी। नहीं। हाँ जी, सो 2010 में ऐसा हुआ था, 2010 की बात है। मैं नॉर्मली अपने रूटीन चेकअप के लिए एम्स हॉस्पिटल में गई थी। सो वहां पे मुझे अनिल सर मिले थे। मम्मी से बात हुई थी, काफी अच्छे से सब कुछ उन्होंने समझाया कि योगध्यान फाउंडेशन में टाइप 1 डायबिटिक बच्चों को फाइनेंशियली, मेंटली और बच्चों को ट्रीट किया जाता है। सो हम वहां पे गए थे। जब हम जनकपुरी में जाते थे, जनकपुरी में हम सिर्फ अकाउंटेड ही थे। भूमिका थी, मैं थी, सैम भैया थे, अमृता थी, रचना दी थी। सो हमने वहां से स्टार्ट किया था 2010 अक्टूबर से। सो मैं जब वहां पे गई थी, आपने मेरी बैनर पे मेरी फोटोज देखी होगी। आई थिंक काफी बच्चे पहचानते भी होंगे वो बीच में फाउंटेन। सो वो बीच में वो मैं ही हूँ, वो छोटी सी कनिष्का। सो 2010 से मैं वाईडीएफ से कनेक्ट हूँ। पहले मैं वहां पे एज अ स्टूडेंट थी कि वहां पे जाना है और योगा करनी है, मौज मस्ती करनी है, घर वापस आना है। सो पहले तो यही था। सो धीरे धीरे जब सर ने मेरे को देखा, सर ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी मदर को मोटिवेट किया। और जब मैं वहां पे कनिष्का, गई, आपकी आवाज फिर से हो रही है, लेकिन मैंने आपकी। सब बच्चों को देखा वहां पर, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, मेरी मम्मी को बिल्कुल। सर आ हेलो। रही है आवाज? हाँ बच्चे। हेलो, हाँ आ जी, रही हाँ है जी। सर तो आवाज क्लियर? हाँ बेटा, आ रही है आवाज। और आपकी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन किया आपने अपनी सभी बच्चों को। आई थिंक जो भी आपको सुन रहा है, किस तरीके से आपने छोटी सी उम्र में चीजों को फेस करना स्टार्ट किया, उसके बाद भी आगे बढ़ते रहे। और मम्मी मम्मी वाकई मम्मी मम्मी होती है, माँ सबकी। जो भी होते पूरा बच्चे पे ध्यान देते हैं। हमें भी योगदान फाउंडेशन में मम्मियों का बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि घर में जो उनकी टेक केयर करने वाले हैं वो अपने आप में एक डॉक्टर भी, एक नर्स भी है और एक मदर भी है। शायद उनका रोल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है लाइफ में। तो कनिष्का, समय को देखते हुए आपकी जर्नी हमें बहुत अच्छी लगी, और अच्छा है कि आगे भी आपको काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा। और मैं दो बात आपके, जो हमारे आपके लाइफ पार्टनर है प्रतीक नागर, वो है यहाँ पे? सर वेरी सॉरी, अभी वो यहाँ नहीं है। कोई मैं नहीं, बस नेक्स्ट गई टाइम थी। पे हम उनको भी सुनेंगे कि किस तरीके से लाइफ उनकी भी चेंज होती है, और किस तरीके से उनको लगता है कि हम जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उनका उनकी लाइफ में योगदान देते हैं और आगे बढ़ते हैं साथ साथ, बिना किसी परेशानी के। तो बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्का। तो हाँ अभी जी। हम चलते हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ। हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर शिवानी मैम को। जी सर। जी मैम। शिवानी मैम है यहाँ पे? जी जी सर। ठीक। आवाज ठीक आ है। रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुचि मैम। आप भी हैं तो हम सुचि मैम को पहले सुन चुके हैं और आज दोबारा सुनने को मौका मिल रहा है हमें। तो स्टार्ट करते हैं मैम। तो आज आपने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, बच्चों को देखा कितने मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर हैं, दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। कैसा लगा आपको और क्या आप अपने इनपुट देना चाहेंगे इसमें? इनपुट तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगी आज, क्योंकि मैं आई एम ओवरवेल्म्ड। मुझे मतलब सही में अभी तक कैसा था, मैं बेसिकली मैं रिसर्च कर रही हूँ टाइप 1 डायबिटीज पे। और हाँ। उसी दौरान लिंक्डइन से मेरी अनिल जी से मुलाकात हुई। और हम ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मैं आऊंगी आपसे मिलने, आपके ऑफिस में भी। और आप सभी से मिलने में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। पर मतलब मुझे नहीं पता था अब तक कि, क्योंकि लैब में बैठ के या हॉस्पिटल में रिसर्च करके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब इतना पता था कि टाइप 1 डायबिटीज इतना इजी नहीं है। वो टाइप 2 डायबिटीज जैसा नहीं है, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। लेकिन इतना इतना मतलब फेस करना होता होगा, मुझे सच में आज पहली बार पता चला। 2016 से मैं रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना पर्सनल फीलिंग मुझे आज तक नहीं आई जितनी आज आ रही है। 2016 में मैंने यहाँ पे पुणे से हूँ मैं तो। वैसे मैं गुजरात से हूँ, मैं पुणे में हूँ काफी टाइम से। 2015 से मैं पुणे में हूँ। तो यहाँ पे पुणे में केईएम हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैं डायबिटीज यूनिट में काम किया था। मेरी पुणे की फर्स्ट जॉब थी। तो वहाँ पे मैं डॉक्टर चितरंजन याग्निक जी के साथ काम करती थी। वो मेरे सर थे वहाँ पे, उन्होंने काफी कुछ सिखाया था। तो वहाँ पे हर सैटरडे को, हर शनिवार को वहाँ पे टाइप 1 क्लिनिक हुआ करता था। अभी भी होता है। वहां पे मैं देखती थी, लेकिन तभी वहां पे कैसा था कि मैं भी नई थी प्लेस में और मुझे वो बाकी का काम भी था, तो मैं ऐसे कभी वन ऑन वन इंटरेक्ट कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं भी तब ट्रेनी थी तो मुझे ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आया था तब। लेकिन अब जब उसके बाद तो लैब में काम करना शुरू कर दिया, तो अब जब समझ आ रहा है तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मतलब इससे पहले भी जब अनिल जी से बात हुई मेरी, मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, तो मैं आप सबको समझ पाऊँ। लेकिन आज और ज्यादा वो फीलिंग स्ट्रांग हो गई। तो बता कैसे लगा? आज वो फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है मेरी। और आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच अनिल जी, योगदान फाउंडेशन। और अभी हम सारे ही मतलब मिलते रहेंगे अब तो बिल्कुल सब मैम। थैंक यू सो मच। बस इतना ही, है। इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक नहीं यू नहीं, सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद मैम। आपने काफी अ, अपना टाइम दिया, समझा चीजों को कि, और आप ऐसे जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस कर रही रहे हैं इस रिसर्च के लिए। तो बच्चे सभी क्यूरियस होते हैं हमारे सभी। पूरा फाउंडेशन वेट ही करता रहता है, कोई ना कोई रिसर्च चल रही हो तो हमें पता चले इसके बारे में क्या अपडेशन है क्या नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वाकई आपका बहुत ऑनर है हमारे फाउंडेशन के ग्रुप में एज ए मेंबर बने, आपने ऑफर किया और बहुत बहुत स्वागत है। और सभी बच्चों को ये जान के खुशी होगी कि अक्टूबर की मीटिंग में डॉक्टर शिवानी मैम एज ए स्पीकर हमारे योगदान फाउंडेशन को ज्वाइन करेंगे मैम, पक्का। तो थैंक यू। ये अच्छी चीजें और लेटेस्ट न्यूज सुनने को मिलेगी हमें, जो इसका आप वेट करते रहते हैं। आप डायरेक्ट टच होंगे उन चीजों से कि क्या ग्रेट अपडेशन है, किस तरीके से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप जब तक है, जब तक डायबिटीज है हमारे पास, अपनी लाइफ को उसी तरीके से लीड करिए जैसे आज हमारे स्पीकर ने बताया कि 4 पिलर आपके साथ हमेशा स्ट्रांगली बने रहने चाहिए। एक अच्छा आहार, एक अच्छी एक्सरसाइज, अपनी टाइम से मेडिसिन और टाइम से मॉनिटरिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आज की जर्नी देखा जाए तो हमारी शुरुआत से टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चल रही है। जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से हम अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। और कनिष्का ने मदर मदर काफी बारी अपने स्पीच में बोला कि माँ का क्या रोल रहता है। तो ऐसी एक मदर भी है हमारे साथ, रेनू जी। तो हम उनको बुलाना चाहेंगे क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर
तीनों एक साथ हमारे इस मीटिंग में आ चुकी हैं और तीनों ही अपने अपने बारे में बता रहे हैं। जो सेरिंज है वो एक तरीके का पास्ट है, पैन प्रेजेंट है और पम फ्यूचर है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट तीनों एक साथ अपनी जर्नी यहाँ पे शो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। कनिष्का ने बहुत बारी मदर को याद किया और आज हम एक मदर को लेके आ गए हैं। और मदर YTF की बहुत अच्छी वॉलेंटियर हैं, काफी मदर को एजुकेट करती हैं। रेणु जी बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं करती, वो काफी टाइम से और रेगुलर आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा साथ दे रही है तनिष्का, जो हीरो थी आज की हमारी कनिष्का थी। और मदर जो है तनिष्का की है। तनिष्का भी काफी अच्छा अपना इनपुट देते हैं, टाइम से मैनेज करते हैं। चलिए सुनते हैं रेणु जी को, किस तरीके से आपकी सेरिंज वाली यात्रा हमें बताएं। कितने कम बजट में आप अपना बच्चे का मैनेज कर रहे हैं सिंगल मदर होने के बाद भी। यस। नमस्ते सभी को। मेरा नाम रेणु है, मेरी बच्ची का नाम तनिष्का है। मेरी बच्ची को हुआ था शुगर, 3 साल की थी तब से हुआ था, अब वो 16 साल की हो चुकी है। तो कम उस पैसे में मैनेज कैसे करना है। पहले तो शुगर को लेवल में रखना है। हम योगा सही तरीके से करेंगे, शुगर ठीक आएगा तो इंसुलिन भी कम लगेगी। और सिरिंज से लगाती है बच्ची मेरी। खाना पीना ठीक रहेगा तो सिरिंज इंजेक्शन भी कम ही लगेगा। और खाने का घर पे ही बनाती हूँ मैं सारी चीज। जो बच्चे का मन करता है घर पे ही कोशिश करती हूँ, बाहर का खाना अलाउड नहीं करती। जो बच्चा खाता है हम सभी वही खाते हैं। हाँ तो आपका कितना, मतलब अगर हम पूछ लें यहाँ पर, आपको अगर बताना चाहेंगे कि क्या खर्चा आ जाता है अगर आप खुद अपनी पॉकेट से इसको मैनेज करने का करें। कब से डायबिटीज तनिष्का को? तनिष्का को सर 2010 से डायबिटीज है, जब तनिष्का 3 साल की थी। तो स्टार्टिंग में हमें, जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था तब मैं मायके आई हुई थी। तो तनिष्का के जो वो थे, जो पापा को पता चले थे मेरे, कभी बाथरूम ज्यादा आना, खाना ज्यादा खाना, सोते ही रहना, डार्क सर्कल होना। तो हमने चेक कराया, 618 मिला बच्चे का। तो डॉक्टर को भी यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटे बच्चे का नहीं हो सकता। तो अपने सामने दोबारा ब्लड लिया, तब चेक किया, 615 मिला। तभी इसको एडमिट किया। इसकी आंखें पड़ी हुई थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये हो क्या गया। पहले तो हमारी लाइफ ही चेंज हो गई। एक तो मेरे पैर में फ्रैक्चर, ऑपरेशन हुआ, मैं बच्ची के पास नहीं। तो फिर इसको एडमिट किया, 15 दिन ये एडमिट रही। फिर भी समझने में टाइम लगा हमें। फिर दूसरी बार फिर हुई एडमिट, लगातार 2 बार एडमिट हुई। फिर किसी ने बताया YDF के बारे में। हम 2016 में YDF में गए, जब तनिष्का 9 साल की थी। तो वहां जाके हमें पता चला, योगा तो करती है लेकिन सही तरीके से नहीं करते। तो योगा करना सीखा वहां पे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो पता चला। डॉक्टर तो बता देते हैं लेकिन इतनी डिटेल नहीं बताते जो हमें YDF से मिली। तो वहां जाके धीरे धीरे हम भी काम करने लगे। बच्ची में भी मोटिवेशन आया, हम में तो आया ही आया, बच्ची में भी आया। तो वहां जाके फिर हम वॉलेंटियर बने, मेरी बच्ची भी वॉलेंटियर बनी। आज हम वहां जाके ऐसा लगता है जैसे हम अपने परिवार में गए हैं। ऐसा फील होता ही नहीं हम कहीं और गए हैं। और भी बच्चों को, जो पेरेंट्स है जो हमारे आसपास है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उनको नहीं पता, वो घबराए हुए हैं, उन्हें भी हम बताते हैं। कई तो हमारे गांव से गए हैं, तो उन्हें हमने बताया कि यहाँ ऐसी चीजें हैं, सुविधाएं मिलती हैं, मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी हाइट भी नहीं, क्योंकि नहीं टाइम से इंसुलिन लगाएंगे, सही तरीके से नहीं लगाएंगे ना, तो उनकी हाइट बढ़ती है, वेट ज्यादा हो जाता है, आंखें वीकनेस हो जाती हैं। तो बहुत सारे हैं। हाँ, जैसे लॉकडाउन में भी योगदान फाउंडेशन ने हमारा बहुत साथ दिया। टाइम टू टाइम हम योगा करते थे। हमने ऑनलाइन योगा भी की, मम्मियों ने ऑनलाइन योगा की। सभी मम्मियों ने ठान लिया बच्चे हमें स्ट्रॉन्ग बनाने। तो बच्चे तो स्ट्रॉन्ग बने ही बने, मम्मियां भी स्ट्रॉन्ग बनी। लेकिन उसमें मेरे को कोरोना हो गया और बच्ची साथ सोती थी, मेरे बच्ची को नहीं हुआ, मेरे को कोरोना हो गया। बच्ची ने अपने आप को मैनेज किया।
डेली दूसरे कमरे से वीडियो कॉल करती, मेरे को दिखाती। तो अच्छा, फिर YDF ने हमारे ये नहीं है कि फाइनेंशियली भी हमें मदद की, जैसे राशन देना, इंसुलिन टाइम पे घर पहुंचाना, सिरिंज देना, हर तरीके से YDF एक परिवार है हमारा। और कोई भी मम्मी ऐसी आती है स्टार्टिंग में तो रोती है, उन्हें समझाना है हमें, अगर रोने की बात नहीं है, हमें ही स्ट्रॉन्ग होना है। तो थैंक यू YDF। थैंक यू रेणु जी, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा आपने बताया किस तरीके से आज भी सीरिंज के द्वारा अपना मैनेज कर रहे हैं। और देखो कितनी अच्छी हेल्दी बच्ची है, और इनकी योगा के पॉजेज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और तनिष्का बहुत अच्छे सेशन को भी हमारे साथ शेयर करते रहते हैं ग्रुप में, ताकि जो भी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको सुने। और आप हम लेते हैं सिरिंज के बाद पेन पे जाते हैं, पेन पे लेके आते हैं हम अपनी छवि, एजुकेटर टाइप 1 डायबिटीज की, और YDF में एज ए लीडर वर्किंग कर रही है एज ए वॉलेंटियर। छवि जी, आर यू देयर? आप वहां पे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही छवि, आवाज अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, हाय एवरीवन। सो छवि, आप सब मुझे जानते ही है। एंड मैं सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ, खुद भी टाइप 1 हूँ। ठीक है, तो आज का दिन मैं देख रही थी अभी की कन्वर्सेशन में, कितना लकी, आज की डेट 13 है। और मिस भूमिका और मिस तनिष्का को दोनों को आज 13 ईयर्स हो गए अपनी डायबिटीज के साथ। सो इट्स अ वेरी 13-13 वाला डे टुडे। तो अब बात जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। हम कैसे मतलब अपनी मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज अब विद इन अपने बजट के साथ, जो भी हमारा बजट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जितने ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हो, जैसा मिस भूमि ने बताया कि अच्छे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बहुत लोग ऐसे जो मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके 4 होते हैं जो जरूरी है। चाहे आप कितना ज्यादा खर्चा करो, चाहे आप कितना कम खर्चा करो, अगर आप तरीके से मैनेज नहीं करोगे, अपनी चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है इतनी अच्छी फैसिलिटीज होने के बाद भी। ठीक है, तो मैं छोटे में बताती हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि व्हेन आई वाज डायग्नोज, मुझे 14 साल हो गए हैं। तो जब मैं डायग्नोज हुई थी तो मेरे को एक चीज था कि हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग में पेन दिया था, मतलब एक बड़े से हॉस्पिटल में आई वाज एडमिटेड। ठीक है, और तब ये था कि हाँ चलो, बच्चों, मैं 9 साल की एज में डायग्नोज हुई थी, तो बच्चों का एक फियर होता है इंजेक्शन लगेंगे रोज। तो बच्चों के दिमाग में ना वो वाले इंजेक्शन आते हैं जो एनिमल्स को लगते हैं कि हाय हमें रोज इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगने वाले हैं। बट नहीं, हमारी नीडल जैसे इंसुलिन की आपने देखी होगी, वो बहुत छोटी होती है, बहुत फाइन नीडल होती है। ठीक है, तो एक चीज था कि जब मैं डायग्नोस हुई थी तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में पेन्स पे रखा। ठीक है, तो पेन्स एक कंफर्टेबल वे है अपनी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। जब धीरे धीरे एवरी डे जब शुगर चेक करनी होती थी, इंसुलिन रेगुलरली आपको 3 से 4 टाइम लेना है, तो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आई बिल्कुल फैमिली के साथ, बिकॉज देयर इज ओनली 1 पर्सन जो घर में अर्निंग कर रहा है। माई मदर इज हाउस वाइफ, हम दोनों बच्चे, मतलब मैं और मेरी सिस्टर थे, वो दोनों स्कूल जाते थे, तो पापा ही थे सिर्फ। अब बाकी घर के खर्चे और उसके साथ में डायबिटीज भी मैनेज करना, जहाँ आपको रोज डॉक्टर ने बोला है कि 4 से 5 बारी आपको चेक करनी है। और उस टाइम पे ना सिर्फ एक ब्रांड चलता था, IQ चेक, विच आई नो, इतनी महंगी, मतलब 1200-1500 की सिर्फ 50 ट्रिप्स आती थी उस टाइम पे। सो आई हैव सीन द डेज जहाँ मैंने हफ्ते में सिर्फ एक एक दो दो बारी भी अपनी शुगर चेक करी है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ चाइल्ड आपको भी लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स इतना आपके लिए कर रहे हैं, तो बच्चे भी थोड़ा समझदार टाइम से पहले होने लगते हैं। और मैंने देखा भी है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चे भी टाइम से पहले समझदार होते हैं। तो मेरे को भी था कि हाँ चलो ठीक है, एक दो बारी चेक कर लो बस, ठीक है, फिक्स डोजेस पे रहना। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जब मेरे डॉक्टर्स भी चेंज करे थे बीच में, और साथ साथ उसके बाद आई गेस मैं 8 साल पहले जब मैंने YDF भी ज्वाइन करा था, तो मेरी नॉलेज और अच्छी हो गई इन चीज को लेके। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि 100 की मेडिसिन से 100 की सिरिंज लेनी है, जो अब हम बच्चों को बताते हैं। अब अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है जो शायद 9 साल पहले नहीं थी। 9 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस चीजों को लेके। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा। तो मैं पेन्स के बाद सिरिंज पे आई। आई वॉज अर्लियर ऑन पेन्स, बट बाद में सिरिंज पे आई। तो इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है। और जितनी भी आपकी पॉकेट है, उससे भी उतने से अच्छा मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो सिरिंजेस पर हो हम, या हम पेन्स पर हो, या हम पंप्स पे हो। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज।
इसके साथ तो ये है कि मेरा एक चीज जो कहना है बच्चों को कि कुछ भी आपको सिरिंजेस यूज करनी आनी चाहिए, अगर आप पंप पे हो तब भी, अगर आप पेन्स पे हो तब भी। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस। क्यों? क्योंकि कभी कभी माल फंक्शनिंग होती है, अगर हम पेन्स पर भी हैं या हम पंप्स पे भी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन डिलीवर नहीं हो रही है या हो रही है वो हमें नहीं पता लगता कि हम इंसुलिन ले रहे हैं। इसके साथ भी अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। ये भी पिछले साल सेम डे, मैंने कहा ना आज का दिन ही 13 इतना 13 वाला है, कि लास्ट ईयर ओनली आई वॉज ऑन अ ट्रिप। ठीक है, और मैंने अपना जो इंसुलिन है वो थर्मस की बॉटल में मैं लेके गई थी ट्रिप पे, एंड मैंने कंटिन्यूअसली अपने चारों टाइम के इंसुलिन लिया अपनी ट्रिप। अगर मैं कुछ ऐसा खा भी रही हूँ जिसमें कार्ब ज्यादा है, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा इंसुलिन फॉर दैट, तब भी मेरी शुगर्स हाई थी। और मुझे नहीं समझ में आया, लाइक फॉर 1-2 घंटे तक मुझे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है मेरे साथ। देन आई रियलाइज कि शायद मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबको सिरिंजेस एटलीस्ट यूज करनी आनी चाहिए, कि कभी भी इमरजेंसी के पर्पज पे, या कभी अगर आपका पेन या आपका पंप अगर वर्क ना कर पाए, तो आप सिरिंज के थ्रू अपनी इंसुलिन आप ले सकते हो फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस। ठीक है, तो इसलिए हमें यूज करनी आनी चाहिए, सारी चीजें यूज करनी आनी चाहिए, इनफैक्ट हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हम जितना अच्छे से अपनी डायबिटीज को मैनेज कर पाए हम उतना कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि सुचि मैम ने एक पॉइंट रखा था अभी चैट बॉक्स में, कि हम ट्राई कर सकते हैं कि हम वन टाइम यूज वाले पेन की जगह हम रीयूजेबल वाले यूज करें। उससे भी हमारा करीबन 300-400 रुपए का एक सिरिंज पे हम मतलब बचा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये 2 पेन है, तो जो मेरे हाथ में यह पेन दिख रहा है सिंगल टाइम यूज है, इसके अंदर ही कार्ट्रिज होती है। ठीक है, और जैसे ही खत्म हुआ इसके बाद आपको ये पूरा प्लास्टिक फेंकना पड़ता है। तो इसके 2 नुकसान है, एक तो आप इसके ज्यादा पैसे दे रहे हो, और साथ साथ आप इतनी प्लास्टिक भी वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो एनवायरमेंट के बारे में भी तो सोचना है ना, अपने बारे में भी सोच रहे हैं तो दूसरे का भी तो सोचे। तो वी कैन यूज दिस रीयूजेबल पेन, जिसपे हम सीधा कार्ट्रिज लाएं और हर बारी कार्ट्रिज हम चेंज कर दें। तो इसका कॉस्टिंग बताती हूँ, ये करीबन 1500-1600 रुपए का पेन है, जो सिर्फ एक बारी का खर्चा है। सॉरी, एक बारी का नहीं, मतलब हर बारी का खर्चा है ये। ठीक है, एंड दिस इज पेन जो हमें कंपनी से फ्री मिल जाता है, क्योंकि आप उनकी कार्ट्रिजेस ले रहे हो, राइट। तो इसमें सिर्फ कार्ट्रिज का खर्चा आता है। तो यही दवाई मेरे को यहाँ 1500-1600 की पड़ रही है, और यही सेम मेडिसिन मुझे 1200 की पड़ रही है। तो मैंने क्या हर एक बारी एक एक मेडिसिन पे 400 रुपए बचाए? नहीं बचाए, ऑब्वियसली बचाए। तो जहाँ हम अवेयरनेस के थ्रू, एक दूसरे के एक्सपीरियंस के थ्रू हम चीजें देख सकते हैं, तो हम क्यों उस चीज के लिए भागे, फालतू में खर्चा क्यों करना है उस चीज के लिए, जब हम इसमें भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा छवि ने। आई थिंक छवि का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। में करीबन 1 से 2 बारी की भी आपकी इंसुलिन होती है इसके अंदर। तो अब हम वो थोड़ा कंजूसी कह लो या थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में कह लो, कि जब हमें ऑब्वियसली अगर हमें 1-2 बारी का इंसुलिन मिल रहा है, हम सिरिंज से निकाल सकते हैं, व्हाई डोंट वी यूज दैट रिसोर्सेज? हम क्यों ना यूज करें? बिल्कुल यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अवेयरनेस सेशंस हम और करते रहेंगे साथ साथ, ताकि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे कि हाँ हम कैसे अच्छे से और अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। सेम विथ इवन डाइट ऑल्सो, डाइट के साथ भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने स्कूल में पढ़ा था, बट अब मुझे वो चीजें याद आती है 5-6 साल बाद, कि हाँ मेरी टीचर ने सिखाया, सही बात थी। कि जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चों को बादाम खिलाने चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब वी डोंट नो किसकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि रोज बच्चे को हम 6-6, 7-7 बादाम या मुट्ठी भर बादाम खिलाएं। तो बादाम के जैसे ही एक और सस्ता निवारण है हमारे पास, दैट इज मूंगफली। मूंगफली भी वही सेम काम करती है जो बादाम का काम होता है। तो क्या, तो मूंगफली और बादाम के प्राइसेस में देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है कहीं ना कहीं। तो जितना हम ऑल्टरेशन ढूंढ सकते हैं, कि हाँ, कि अगर ये नहीं तो बच्चे के लिए हम ये तरीका देख ले, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर इंसुलिन उसको मिलती रहे, प्रॉपर चेकिंग होती रहे उसकी। तो मैं तो स्टार्टिंग से एंड तक का आज का टॉपिक यही कि अपनी 4 पिलर स्ट्रॉन्ग करके रखो, बस तरीके देखते रहो कि आप कैसे कर सकते हो अपनी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से या अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। सेम विद ग्लूकोमीटर, जरूरी नहीं हर किसी को एक्यूचेक ही लेना बनता है। आप अपने आसपास की शॉप्स पे जाके देखो कि कौन से सस्ते अच्छे कंपनी के आपको ग्लूकोमीटर्स मिल रहे हैं, और कौन सी स्ट्रिप्स है जो आपको अलाउ कर रही है इस चीज के लिए, जो इजीली भी मिल जाओ, सस्ती भी हो। और अब तो स्ट्रिप्स ऑब्वियसली बहुत सस्ती हो गई, मैंने तो 1500-1500 रुपए की 50 स्ट्रिप खरीदी है। नाउ कंपनी हैज आल्सो रिड्यूस देयर प्राइसेस। तो ये सबकी वजह से है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है इसमें।
चाहे वो हमारे एजुकेटर्स है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स है, इवन पेरेंट्स भी है, सब एडवोकेट्स भी, जिनके थ्रू आज धीरे धीरे जितना ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है उतना ज्यादा हम सबको बेनिफिट मिल पा रहा है इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू छवि, वाकई बहुत चीजें आपने काफी यहाँ पे क्लियर करी, अपनी बारे में बताया किस तरीके से आप सिरिंज से पेन, और पेन पे मतलब जरूरी नहीं कि जो चीज अवेलेबल है और वो थोड़ा हमारे कॉस्ट से ऊपर है तो हम उस पर डिपेंड ही हो जाए। काफी और भी चीजें ऑप्शन है, उस पर जाना चाहिए। कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन बादाम से नहीं मूंगफली से भी आ जाता है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन जानी चाहिए। अगर वो पंप से नहीं जा पा रही है तो सिरिंज, वो पेन, पेन नहीं है तो सिरिंज। और सिरिंज तो एक ऐसी चीज है कि जैसे घर में रोटी, कि कहीं भी स्टार 5 स्टार में खाना खा के आ जाओ, घर की रोटी का स्वाद अलग होता है, तो वैसी सीरीज हमारे साथ है। और आज की मीटिंग इफेक्टिव क्यों है, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था। आज की मीटिंग इसीलिए इफेक्टिव ज्यादा हो रही है क्योंकि सारे हीरो ही हैं। भूमिका जो हमारी स्पीकर है हीरो रह चुकी हैं, कनिष्का हीरो है, छवि हीरो है, और अब फाइनली मैं बुलाना चाहूंगा सुचि मैम को। सुचि चुग मैम, आप भी हमारे हीरो रह चुके हैं मैम मीटिंग में। और फाइनली आपको मैंने लास्ट में इसीलिए बुलाया क्योंकि होल सोल जो भी किसी भी चीज की कमी रह जाती है बच्चों के बताने में, डिस्क्रिप्शन में, और तो वो चीजें यहाँ पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच अनिल जी। आज का सेशन वाकई बहुत 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 अच्छा रहा। सबने अपने बारे में बताया और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। देखिए, मैं बच्चों और पेरेंट्स से यही कहने चाहूंगी कि हमारे 4 पिलर्स हैं। हम ये भी कहेंगे कि देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी। हम बिल्कुल कॉस्ट से तो मुक्ति नहीं पा सकते, और कॉस्ट हमारी जीने में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। पर जैसा कि सारे स्पीकर्स ने बोला, भूमिका ने बोला, छवि ने बोला, कनिष्का की मम्मी ने बोला, हमें हर चीज को समझना है। पर एक चीज मैं सबसे पहले सारे पेरेंट्स को या बच्चों को कहना चाहूंगी, देखिए, आप अपनी, जब आपको पहले डायबिटीज हुई उसके पहले 6 महीने में आप अनिल जी, आप खुद, आप और आपके वॉलेंटियर्स भी ये कर सकते हैं, पूरी तरह से जब हम किसी को कुछ भी फ्री देते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता। आप एक बजट के साथ एक पेरेंट्स आते हैं कि हम इतना खर्चा दे सकते हैं, तो आप पहले उनकी इंसुलिन, जो भी उनके डॉक्टर ने दिए, इंसुलिन मॉनिटरिंग, डाइट, एक्सरसाइज, उसके खर्चे निकाल लीजिए। अगर उस खर्चे में से वो कितना एडजस्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट करके उतना खर्चा उनको करने दीजिए और बाकी का खर्चा दीजिए, तो हम मोर सस्टेनेबल रहेंगे। अगर हम हर पोर्शन में जाएं तो हम उल्टे से चलते हैं, मॉनिटरिंग, फिर इंसुलिन, फिर एक्सरसाइज और फिर डाइट। मॉनिटरिंग इज द की, डायबिटीज मॉनिटरिंग का ही गेम है। पर जैसे कि भूमिका ने कहा, जन औषधि केंद्र में भी है, पर सीजीएमएस भी जरूरी है। तो आप जरूरी नहीं कि हर वक्त मॉनिटरिंग ज्यादा करें, पर एक बात याद रखिए कि आपके पास कुछ बजट होना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा डेज, जिसमें हम सिक डेज कहते हैं या ट्रेवलिंग कहते हैं। होता क्या है, जैसे कि आपने छवि की स्टोरी में देखा, जब हम बाहर होते हैं तब भी हमारा रूटीन चेंज होता है, तो हमें ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो आप अगर हर वक्त सीजीएमएस नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट ट्रेवलिंग के टाइम लगा लीजिए। उस टाइम वो ज्यादा जरूरी है, वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को बचाएगा। उसी तरह जब हम बीमार होते हैं तो हमारी इंसुलिन मोस्टली ज्यादा लगती है, क्योंकि जब हमारी शुगर्स ज्यादा होती हैं, और इनफैक्ट ट्रेवलिंग में हाइपो के भी चांसेस रहते हैं। उसी तरह सिक डेज में भी कुछ, जैसे अगर स्टमक इलनेस हो या अगर हम ना खाएं तो हाइपो के भी चांसेस होते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, उस टाइम की मॉनिटरिंग के लिए हम कुछ पैसे या कुछ चीजें बचा के रखें, ताकि हमारी एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बच जाए। हमने 3 स्टोरीज सुनी, तीनों स्टोरीज में आफ्टर डायग्नोसिस हॉस्पिटलाइजेशन था। और आप आजकल सोचिए कि 15-20 दिन, मेरी जर्नी जो कि तकरीबन 34 इयर्स की है, मैंने अपने डायग्नोसिस के बाद सिर्फ एक बार मुझे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, वो भी शायद 1994-95 में, जब तक तो हमारे बच्चे कई पैदा भी नहीं होंगे। तो अगर आप टाइमली मॉनिटरिंग करेंगे और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग सिक डेज, ट्रेवलिंग, एग्जाम्स या इवन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी बचा सकते हैं। तो आप जैसी भी मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो कीजिए, पर इन 4 सिचुएशंस में तो आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन इवन एग्जाम्स में करनी है।
क्योंकि कोई भी तरह का स्ट्रेस आपकी शुगर बढ़ा भी सकता है और कभी कभी घटा भी सकता है। ये कहूंगी आप अर्लियर स्पीकर्स ने अच्छे तरीके से बताया है कि कौन सी आप स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। वाकई मॉनिटरिंग की कॉस्ट काफी कम हुई है, क्योंकि जब मैंने पहली ग्लूकोमीटर यूज किया था और मेरी पहली एक स्ट्रिप की कॉस्ट 35 रुपीज थी, और आजकल की के टाइम में और उस टाइम में 35 रुपीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो अब आते हैं, हाँ एक और चीज आप रख सकते हैं, दैट इज कीटो डायस्टिक्स। अगर आप कुछ नहीं रख सकते तो कीटो डायस्टिक्स प्लीज रखिए, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंटिन्यूसली ज्यादा है और अगर आपके कीटोन्स माइल्ड हैं तो आप अपने डॉक्टर और डायबिटीज एजुकेटर की मदद से कीटोन्स को घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आप टाइमली मॉनिटर करें तो, विद ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड कीटो डायस्टिक्स। अब हम आ जाते हैं इंसुलिन पे। इंसुलिन लगाने के बहुत तरीके हैं, छवि ने भी हमें एक अच्छा सजेशन दिया, उन्होंने भी दिया। मैं एक और चीज आप लोगों को कहूंगी, आपके पास जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जब तक कि गवर्नमेंट हमें ये नहीं देखती कि हम टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर, तब तक हमारा नंबर नहीं बढ़ता, तब तक हमारे पर गवर्नमेंट की भी क्या कहते हैं, दे विल नॉट नो कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए उनको हमें इंसुलिन प्रोवाइड करनी है। अगर हम अफोर्ड कर भी सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, अपने को रजिस्टर कराइए। अगर वहां से फ्री इंसुलिन मिलती है जो आपको सूटेड है, जब तक मिले तब तक लीजिए, वो मनी सेव कर लीजिए, वो आपकी मॉनिटरिंग के काम आ जाएगा, वो आपके सिक डेज के काम आ जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में जब इंसुलिन मिलती है तो वो मिलती है यूज एंड थ्रो पेन्स में, तो आप पर अपने डॉक्टर के साथ टच में रहिए। अगर वहां से नहीं मिल रही तो सडनली चेंज मत कीजिए, आप वही इंसुलिन को कार्ट्रेज में भी ले सकते हैं या उसका तब डॉक्टर से पूछकर उसका ले सकते हैं। पर अगर आपको किसी स्कीम के थ्रू कुछ इंसुलिन, कुछ मॉनिटरिंग थोड़ी सी फ्री मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में और आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो भी एक रिक्वेस्ट है, गो। अगर आप आईडीएफ से इंसुलिन ले भी रहे हैं पर अगर कहीं गवर्नमेंट से मिलती है तो आईडीएफ से जुड़े रहिए, पर कुछ दिन के लिए वहां जाकर इंसुलिन लीजिए, ताकि एक नंबर तो हो कि हाँ इतने सारे बच्चों को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। ये मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, सस्टेनेबिलिटी के लिए और कॉस्ट के लिए भी। एंड बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट उसमें कंटिन्यूस इंसुलिन नहीं मिलती, तो ठीक है अगर 6 महीने मिली तो एटलीस्ट 6 महीने की कॉस्ट बच गई, बाकी हम खरीद लें। बट इन सब चीजों के लिए आपको अपने डॉक्टर और डायबिटीज एजुकेटर से टच में रहना है, क्योंकि डिफरेंट इंसुलिन डिफरेंट ढंग से काम करती हैं, वो आप अपने आप से बदल नहीं सकते। तो ये आप जरा ध्यान रखिए, बट गवर्नमेंट उसमें जरूर जाइए। मैं भी अभी भी पेन यूज कर रही हूँ, कोई भी चीज जादू की छड़ी नहीं है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। डाइट, एक्सरसाइज, इंसुलिन एंड मॉनिटरिंग के बैलेंस बनाने के लिए तो अपने आप को एजुकेटेड कीजिए, रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप ब्लंडर ज्यादा करेंगे एंड दैट कैन लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। मदद मांगने से मत डरिए अगर जरूरत है, पर बहाना भी मत बनाइए डायबिटीज का, क्योंकि वो दोनों ही चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और बैलेंस नहीं बनाने देती। सेम सेम थिंग आई वांट टू ऐड, सॉरी, कि सेम मतलब एक पॉइंट मेरा भी था कि ऐसे हम अपने डॉक्टर्स को और एजुकेटर्स को भी बताएं कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, ताकि वो आपको बेस्ट सुटेबल वे में इंसुलिन प्रोवाइड करा पाए। एग्जैक्टली exactly. आप अपनी बजट शीट खुद बनाइए, आप उस बजट शीट में देखिए कि मैं इतना आसानी से खर्चा कर सकता हूँ, उसमें से अगर आप 200 रुपीज सेव करके सिक डेज के लिए रखना चाहते हैं तो उतने को रख लीजिए और बाकी की मदद लीजिए। धीरे धीरे आपके पास एक इनफ वो हो जाएगा, और उस मनी में भी अगर कहीं आपको कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या कहीं ऐसी जगह से कुछ फैसिलिटी मिलती है तो उसको ले लीजिए, क्योंकि उसको लेने से आपका बजट कुछ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर आपके पास हमेशा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जब कोरोना आया तो मेरे पास बहुत फोन आते थे कि हम अच्छी कर रहे थे, अब हमारी इनकम उतनी नहीं है, अब हम क्या करें। तो हमने बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर के पास भेजा कि वो किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, हाउ नॉट। देखिए बहुत सारे इंसुलिन भी बहुत तरह की है,
जो इंसुलिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, जैसे जो हम इमीडिएटली लगाकर खाना खा सकते हैं और बेटर करती हैं, डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव है और डेफिनेटली वो हमारे लिए बेटर भी हैं। पर अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि एक टाइम आप दूसरी लगा लीजिए, 2 टाइम अच्छी लगा लीजिए, बजाय कि है वो उससे, पर मॉनिटर जरूर की। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना, और कई बार जो दूसरी इंसुलिन है वो आपके एक पर्टिकुलर टाइम में हेल्प भी करती हैं। जब आपको 8 घंटे का कवर चाहिए, जब आप माइल्ड स्नैक लेते हैं, तो वो उस टाइम जरूरी भी होती हैं। तो बी अवेयर ऑफ कि आपकी इंसुलिन कितने टाइम तक काम करती है, आपको इस टाइम कैसी इंसुलिन की जरूरत है, और आप कितना अपने आप को बेंड कर सकते हैं और कितनी आपको फैसिलिटी चाहिए। बिल्कुल मैम। तो ये है हमारी इंसुलिन की बात। फिर हम आ जाते हैं डाइट पे। जैसे छवि ने कहा मूंगफली, अभी प्रोटीन के सोर्स में भी लोकल वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। मैं बहुत सारे बच्चों को ये कहती हूँ, अपने घर में पालक की क्यारी लगा लीजिए, तो आपको कम से कम हरी पत्तेदार सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। छोटी छोटी चीजें आप गमलों में लगा सकते हैं, पालक, मूली, मेथी, गाजर, और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल सकते हैं। सत्तू एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, एग प्रोटीन का सोर्स है। तो जरूरी सीजनल, नहीं। हाँ जी। rather than सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि बिन मौसम के फ्रूट्स की बजाय आप सीजनल फ्रूट्स लो, वो हाँ, न्यूट्रिशन भी बढ़ाएंगे और सस्ते भी मिलते हैं। हर बार एप्पल खाने की जरूरत नहीं है, अमरूद भी खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं। जबकि हम फ्रूट एक्सचेंज की बात करते हैं तो एक सेब बराबर होता है एक फाड़ी आम के या एक छोटे आम के। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज है तो आम नहीं खा सकते। जो छोटा आम है या एक फाड़ी आम है, जबकि आम का विटामिन ए कहाँ से मिलेगा। तो हमें इस तरह सीजनल फ्रूट्स की वेराइटीज भी जाननी है। हमें फूड एक्सचेंज लिस्ट में हम कहते हैं, जैसे एक 5 आम की बराबर है 12 से 15 ग्रेप्स के बराबर है, 1 या 1.5 अमरूद के बराबर है आधे अनार के। तो जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव चीजें खाएं, नॉर्म पर खाएं। खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आपके उसमें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो आपको फाइबर भी देती हैं और शुगर भी नहीं बढ़ने देती। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। बेसन का चिल्ला बना के खा सकते हैं, बेसन के चिल्ले में प्याज और पालक डाल सकते हैं जो घर में ही उगाई हुई हो। तो आप छोटे छोटे तरीके बहुत सारे अपना सकते हैं। मुझे कनिष्का की मम्मी की बहुत अच्छी बात लगी थी कि हम सब कुछ घर बनाते हैं। तो ठीक है, पर हर बंदे की सिचुएशन अलग है। इफ यू वांट टू अर्न, यू कांट इवन घर में बनाना भी हर वक्त पॉसिबल नहीं है, पर बाहर से जो लाएं वो हेल्दी लाएं। तो ये बैलेंस बनाना वो आपकी ड्यूटी है। रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के लिए जिम जाना जरूरी नहीं, योगा करना कर सकते हैं, घर का झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करें। पर एक्सरसाइज में भी अगर हम बजट की बात करें, तो अगर आप बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करते हैं तो आप कभी भी एक्सरसाइज करना अफोर्ड कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, तो आप एक टाइम पर मॉनिटर एक्सरसाइज कीजिए और एक टाइप की कीजिए। ये नहीं कि एक दिन तो मैराथन रन ली कर ली और एक दिन बिल्कुल नहीं किया, फिर तो शुगर्स गड़बड़ होंगी। तो अगर हम लिमिटेड मॉनिटरिंग करते हैं, या सिर्फ 2-3 टाइम दिन में या 4 टाइम, हम ऐसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे नहीं है, तो अपना पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज फिक्स्ड रखिए और कोशिश कीजिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही सेम रहिए। अगेन, टेक्नोलॉजी पर आंखें खुली रखिए। मुझे भूमिका की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो कुछ कुछ मेरी जैसी है। जब मैंने अर्न किया, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था तुम सिरिंज यूज करती हो। तो जब मेरे को याद है मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो मैंने कहा मुझे पेन दे दो। कहते नहीं, तुम सिरिंज से लगा सकती हो, पर जिस दिन तुम खुद अर्न करोगी तब तब तुम करना। मैं सीजीएमएस यूज करती हूँ, मोटिवेशन रहे कि आप बेस्ट इंसुलिन यूज करेंगे, आप अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे, पर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। पर फाइनेंशियल और बजट के लिए सबसे एक बहुत जरूरी काम है, आपको अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी सारे बच्चों से यही अनुरोध है, अपने पैर पर खड़े होइए और अपने आप को एक थपकी बनती है वो रोज दीजिए, अपने पेरेंट्स को थपकी दीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ कर सकते हैं हम। बिल्कुल थैंक मैम, यू। ये ठीक ठीक वैसे ही है जैसे अगर कहा जाए कि पापा ने हमें साइकिल दिला दी
और हम देख पा रहे हैं, जैसे छवि ने कहा कि हम बड़ी जल्दी समझदार हो जाते हैं। तो पापा ने साइकिल दिला दी और हमें बुलेट चाहिए या और बड़ी बाइक चाहिए या गाड़ी चाहिए। तो बस अपने सपनों से जुड़े रहो, अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे पूरा ध्यान रखो और आगे बढ़ो, और कल के दिन अपने ही बजट से वो सारी चीजें लो। ये ठीक वैसे ही अगर आज सीरीज मिल रही है आपको और आपको पेन अच्छा बताया गया है, तो पेन का टाइम, जैसे सूची मैम ने कहा कि जब आप अर्न करोगे तो पेन लेना, ऐसे आज हमारे साथ भूमिका है जो अर्न कर रही है और पंप यूज कर रही है। तो मैम अभी हम एक्चुअली क्या है कि टाइम तो छोड़ देते हैं हमें, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें जो अभी इम्पोर्टेंट रह जाती है। मॉनिटरिंग का जैसे यहाँ तक खत्म हो गया है कि मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, ये डे 1 के लिए है। ये मतलब डे 1 इन द सेंस, ये डे 1 डेली आता है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ दोबारा से ही हर दिन शुरू होती है, अपनी शुगर चेकअप से लेकर के रात के खाने तक। एक टॉपिक तो मैं छेड़ना ही नहीं चाहता छवि का, जिसमें इनको खाना भी वो खाना पड़ता है जो स्पेशली इनके लिए बने। मतलब जब जिसमें डायबिटीज के साथ सिलियक भी हो जाता है, जिसमें हम गेहूं गेहूं की कोई चीज खा नहीं सकते, बाहर की सारी चीजें नहीं खा सकते, तो हमारे लिए खाना भी स्पेशल होता है। तो सुचि मैम, आपसे मैं ये भी चाहूंगा बताना कि आप बताएं कि जैसे मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है, क्या बाकी के टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, और कब, जैसे HbA1c हो गया या ब्लड इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। HbA1c 3 महीने में एक बार और साल में एक बार। लिपिड प्रोफाइल, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया और सीरम क्रेटिनिन आपकी किडनी के टेस्ट हैं। आई फंडस एग्जामिनेशन आपकी आंखों का टेस्ट है। और लिपिड प्रोफाइल आपके हार्ट के लिए टेस्ट है। इसके सिवा अगर आपको सुस्ती या थोड़ी थकावट ज्यादा महसूस होती है तो 3 साल में एक बार थायराइड का टेस्ट भी कराना जरूरी होता है। अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप साल में एक बार जरूर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां ये टेस्ट भी थोड़े कम रेट पे हो जाएंगे और आप रजिस्टर भी हो जाएंगे। क्योंकि ये टेस्ट कराने साल में एक बार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। आजकल हमारे ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चों की बात चलती है कि हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। अच्छी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अगर आपके ये सारे टेस्ट ठीक आते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी आपको मतलब अगली बार कम देना पड़ता है। तो ये टेस्ट नोट कर लीजिए, करवाइए ये टेस्ट। अपने डॉक्टर और डायबिटीज एजुकेटर के टच में रहिए कि किसी और टेस्ट की जरूरत ना हो, पर ये टेस्ट तो अपने बर्थडे वाले मंथ में हमेशा करवाइए और करवाते रहिए। बिल्कुल, एक्चुअली ये टेस्ट नहीं है, देखा जाए तो ये ही एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो हमें बताता है कि हम कितने हेल्दी हैं। और हर ईयर ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी पड़ जाता है आप, क्योंकि आजकल इजीली नहीं मिल जाता मैम इंश्योरेंस, खासकर डायबिटीज के बच्चों को। कई केसेस भी आते हैं कि उनके ट्रीटमेंट भी इंश्योरेंस पे तब होते हैं जब उनकी डायबिटीज मैनेज अच्छी हो, जबकि उसी के लिए तो बच्चे अपना इंश्योरेंस कराते हैं। तो उसमें भी काफी हमने देखा है सफर कर रहे हैं। तो बच्चों ये टेस्ट इसीलिए जरूरी है, और आज जैसे बताया कि छोटे से बजट में आपका मैनेज हो जाता है, चाहे वो इंसुलिन वायल से ले रहे हो, पेन से ले रहे हो या पंप से ले रहे हो, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस को बचाता है जो हमें हमारे टेस्ट के माध्यम से पता लगता है, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता है। मैं एक बात का शुक्रिया और करना चाहूंगा सुचि मैम का, कि जो उन्होंने बताया कि अपना अपना बजट डिसाइड कर लो कि किसका बजट 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए या 3,000 रुपए है, और वो 3,000 रुपए हर महीने सेव करो। अगर आपको कहीं से इंसुलिन फ्री मिल रही है तो समझ लो वो इंसुलिन के पैसे बच रहे हैं आपके। YDF से भी कुछ फैसिलिटी मिल रही है तो वो पैसा बच रहा है, लेकिन उस पैसे को सेव करते रहो। तो इस तरीके से हमें अपने बजट को भी मैनेज करना चाहिए। छवि के लिए क्वेश्चन आया है। छवि जी, सिरिंज, पेन, निडल और या रीयूजेबल पेन होते हैं या वन टाइम पेन होते हैं, ये काफी ज्यादा एक प्रकार का कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो इसको सेफली कैसे डिस्पोज किया जाए? सेफली कैसे डिस्पोज किया जाए? बिल्कुल। सबसे सेफली डिस्पोज आप अपने हॉस्पिटल में कर सकते हैं। बाकी अमेजोन पे जैसे शार्प बिन्स भी आते हैं छोटे छोटे, जिसमें आप नीडल अपनी डिस्पोज कर सकते हैं और जाके उसको फिर पैक करके आप अपने हॉस्पिटल में दे सकते हैं, बायोवेस्ट के सेक्शन में जाके। और अगर हम शार्प बिन्स नहीं खरीद सकते तो सबसे बढ़िया, सबके घर में कपड़े धुलते हैं, एरियल का डब्बा आता है मोटी प्लास्टिक का, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपने घर में एक मोटा प्लास्टिक का आप एक डब्बा ढूंढिए, आप उसके अंदर अपनी नीडल्स और अपनी पेन की सिरिंजेस आप उसमें डाल सकते हैं। और जब वो भर जाए, भरने से थोड़ा इतने तक, तो उसको आप टेप रैपिंग करके आप उस पे लिख के कि नीडल्स एंड सिरिंजेस क्या है उसके अंदर, आप जाके अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में या जहां आप दिखा रहे हैं आप वहां जाके डिस्पोज कर सकते हैं।
चलिए, आई थिंक अपने अपने सभी जो आज के हमारे हीरो हैं और बहुत आज बहुत सारे बिल्डिंग्स में, यानी जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में अगर ऐसी सुविधा है तो आप ऐसे डब्बों पे लिख सकते हैं मेडिकल वेस्ट, और वो बिल्कुल मेडिकल वेस्ट पे ले लेते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते तो कई जगह लेते भी हैं, तो आप ये सुविधा का इस्तेमाल भी अपने घर के में, अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के उनसे पूछ सकते हैं, पर इनको नॉर्मल कचरे में मत डालिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो आज की वाकई जो हमारी ये मीटिंग बड़ी जल्दी यूट्यूब पे चली जाएगी, और जो भी इस मीटिंग को सुनेगा फर्स्ट टाइम, आई थिंक वो इस मीटिंग से ये पता लग जाएगा उसकी कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, और क्या क्या समस्याएं हैं, और लेकिन उन समस्या को भी कैसे बड़ी आसानी से हंस के और हैप्पीली हम फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और रुकने नहीं देते अपनी लाइफ को। तो यही है सभी से रिक्वेस्ट कि वो आगे बढ़ें और फाउंडेशन के साथ भी जुड़ें, बच्चों के साथ भी जुड़ें। तो शिवानी मैम, होप कि आपको काफी अच्छा लगा हमारे सारे अनिल पार्टिसिपेंट जी, एक रिक्वेस्ट और भी करूंगी आपसे। जी मैम, बिल्कुल। आप अपने हर सेशन के एंड में योगदान फाउंडेशन का अकाउंट भी दीजिए, ताकि जो लोग देना कुछ चाहते हैं ताकि वो फाउंडेशन को भी दें, क्योंकि लाइफ का एक असूल होना चाहिए, सिर्फ लेना ही नहीं है, देना भी है। तो आई थिंक एक चीज है कि आप और बच्चों से भी जुड़ सकते हैं और बच्चों का फायदा भी कर सकते हैं, जिसकी जो दिल करे वो आपके उसमें योगदान कर सके। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज। देखिए बिल्कुल, मतलब क्या कहें, आप तो मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे इतना सोचते हैं वाईडीएफ के बारे में, तो वाईडीएफ क्यों ना बढ़े आगे। तो इसके लिए मैं आपको आज ही और अभी बता देते हैं तो करना कैसे। जैसे आप योगदान की फाउंडेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो आज सभी इस चीज को देख रहे होंगे। फाउंडेशन की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे डोनेशन का बटन आएगा, आप डोनेशन में टिक करिए। डोनेशन के साथ यहाँ पे डोनेट नाउ, तो डोनेट नाउ में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं अपना, क्या है, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, नाम, पैन नंबर। ये आज चीजें जरूरी हो गई हैं ताकि साफ रहे, ट्रांसपेरेंट रहे कि क्या क्या चीजें जो चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी ये ना लगे कि किसी प्रकार से कोई भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉब्लम में आई है, क्योंकि गलत नामों से भी जानी जाती है। तो आपकी फाउंडेशन है, बच्चों की फाउंडेशन है, अच्छे काम करती है और अच्छी तरीके से इसको लोग पसंद करें, हम यही चाहेंगे। तो सुचि मैम, देखिए हमने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया आपके निर्णय को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। दुर्गा विद्वाल यहाँ पे है। दुर्गा काफी लंबे समय am I audible? यस बिल्कुल। थैंक यू दुर्गा जी। तो बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं योगदान फाउंडेशन के छोटे से ऑफिस उत्तम नगर में भी इन्होंने काफी कोऑपरेट किया, काफी बच्चों के साथ मिलकर के डायबिटीज बच्चों को गाइड किया, और आज खुद इनके जो प्लानिंग है फ्यूचर की काफी ज्यादा है डायबिटीज के बच्चों के लिए कुछ करने की। सेकेंड ईयर लेडी हार्डिंग से कर रहे हैं एमबीबीएस। वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्पेशली। और सब जो हमारे आज के ऑर्गेनाइजर हैं किसी प्रकार से बिजी हैं, डॉक्टर अंजू बिरमानी मैम, जब वो होते हैं तो काफी ज्यादा और भी इनपुट वो सारे फिलिंग ब्लैंक्स भर देते हैं और मोटिवेट करने में काफी आगे रहते हैं। उनके बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि शुरुआत से ही 2010 से किस तरीके से जहां भी जगह मिलती थी हमें, पार्क में, मंदिर में, और कहीं भी जो भी मिल जाती थी, बच्चों को पता लगना चाहिए था कि यहाँ पे कैंप हो रहा है, और वहां पे भीड़ इकट्ठा होया करती थी, और अपनी नॉलेज इस तरीके से बांट के फाउंडेशन को काफी हेल्प करी है ताकि वो सारे एजुकेट बने, आगे बढ़े और एक दूसरे की हेल्प करें। यस दुर्गा वेदवाल। Okay, so good afternoon. Okay, so good afternoon, everyone. On behalf of the Yogdan Foundation, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you who have joined us today in this virtual gathering. Your presence and participation have made this event truly special. So firstly, start with Ms. Bhumika Khurana ma'am. So thank you ma'am for sharing the valuable things with us. She told us about the 4 important pillars of diabetes treatment, that is diet, exercise, medications, and monitoring. So thank you so much, ma'am, for sharing your valuable knowledge.
Thank you. It was a great experience. Thank you. Thank you. Yes. So next, thank you so much, Dr. Shuchi ma'am, for sharing your valuable knowledge during this event. Thank you for enlightening us with your sweet voice and how you told us about the monitoring and budget, about the budget and the importance of fruit, and most important, you share about the importance of knowledge. That is very important, and all the tests for kidneys, eyes, and thyroid, and for keto diastatic test. Thank you for the enlightening session. So Thank you so thank much. you so much, ma'am. Thank you. And God bless you. We are waiting for you. Thank you. Now, Thank you so Shiva. much, ma'am. Yeah, now Shivani ma'am. Okay. So next, our vote of thanks goes to Dr. Shivani ma'am for sharing your gratitude to us and with the Yogdhan Foundation. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for accepting me in your family. Thank you. Thank you, ma'am. So next, our vote of thanks goes to Miss Chavi ma'am, the diabetes educator. She's always a very cheerful person I've ever seen. So she told us about how she conquered her fear for syringes, and now she spread the awareness and knowledge. She told us about how syringes is very important as an emergency, and for using pen, irrespective of using pen and pump with the environment safety. And also she talked with us about how biomedical waste is very important at the end of the session. So thank you, Chavi ma'am. Thank you so much. Thank you. So next, our vote of thanks goes to Miss Renu ma'am, a very strong mom. She told us about how she helped her kid even on her bad days, and now she is a part of the volunteer in the Yogdhan Foundation and helping others. Thank you so much, ma'am. Kanishka Vasist. So now the next our vote of thanks goes to Mrs. Kanishka Vasist ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your life journey with us and your life journey after marriage and with Yogdhan Foundation. And congratulations, ma'am. So congratulations and thank you so much for being here with us. Thank you. Thank you so much. तो थैंक यू दुर्गा जी, दुर्गा भीतवाल, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी पार्टिसिपेंट का अप्रिशिएट किया। थैंक्स। और शिवानी मैम, शुचि मैम, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे बच्चों को इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, उनके साथ खड़े रहना ही बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और यही है जो आने वाले टाइम पे सभी बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। आई थिंक मेरे जितने भी योगदान से फाउंडेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, वॉलेंटियर हैं, पेरेंट्स हैं, कभी भी कोई भी बच्चा इनको रास्ते में भी दिख जाता है, ट्रैवलिंग के दौरान दिख जाता है, तो वो सीधा रास्ता इन्होंने योगदान फाउंडेशन को दिखाया है। अगर हमारे पास 450 बच्चे हैं आज के टाइम पे, 450 बच्चों में से ऐसे कम से कम 100 बच्चे या 50 बच्चे, 50 से 100 बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट रास्ते में इंसुलिन ले रहे हैं या अपना शुगर चेक कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उस वक्त कोई ना कोई योगदान फाउंडेशन का वहाँ पे मेंबर रहा है, उन्होंने उसको अच्छा गाइड किया है, साथ लेके आए हैं, उनको कांटेक्ट डिटेल उनके साथ शेयर करी है, ताकि कभी भी कोई परेशानी आती है तो वो उनके साथ पूछ सकें, बात कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। 15 अगस्त पे डिपेंडेंसी हमारी इंसुलिन पे, लेकिन हम किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, ये आपने बताया। आज की वाकई मीटिंग बहुत अच्छी थी, सभी हीरो ने एक साथ इस लय में मीटिंग को मेंटेन किया, मैनेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कर लिया इरादा, कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी, कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए, कुछ
कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life.